बेबी के लिए बहुत लेट प्लान करते हैं आजकल, आराम से करेंगे, पहले हम अपनी लाइफ जी लें, और ऐसे करते करते 30, 32, 34 साल के हो जाते हैं। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एट दैट एज? The sooner the better. I know feminist जनता मुझे पीटेगी इस बात पे, but this is a fact. हमको ऐसा करना चाहिए कि 26, 27 साल की उम्र में हम अपने एग्स को प्रिजर्व करवा के रख लें। आप वो कर सकते हो, no doubt. But I mean there is a catch to this also. लेग अप पोजीशन जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? किसी पोजीशन में अगर आप इंटरमेट होंगे और आपका कंसेप्शन रेट बढ़ेगा, it is a complete myth. अगर कोई कपल इंटीमेट हुआ है तो उसके कितने दिन बाद उसको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए? हम रिकमेंड करते हैं, क्या परफेक्ट पैटर्न है एक प्रेगनेंसी किट को यूज करने का? if you ask me the perfect way, it is morning urine sample, but बच्चा रो रहा है तो उसको रोने देना चाहिए जिससे उसके लंग्स very wrong. Again very wrong. डाइट का सीधा असर क्या पड़ता है बेबी के ऊपर? तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना है. बोलते हैं कि नारियल खाओ बच्चा गोरा पैदा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है. केसर के साथ भी यही है. केसर का दूध पियो, बच्चा गोरा पैदा होगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है. कुछ लोगों ने कुछ रील्स बना के रखी हुई हैं कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो लड़का पैदा होगा और ये सिम्टम्स है तो लड़कियां पैदा होंगी। प्रेगनेंसी के समय इंटीमेट होना सेफ है? बिल्कुल सेफ है. मिसकैरेज के कितने दिन बाद आप फिर से कंसीव कर सकते हो? देखिए, अब वो डिपेंड करता है कि मिसकैरेज किस स्टेट पे हुआ था. जानबूझ के डॉक्टर्स नेचुरल डिलीवरी नहीं कराते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है, ये कितना सही है? आई वोंट डिनाई इट. So as you said कि ये प्रोफेशन सबको गुड न्यूज देता है, राइट? तो वो गुड न्यूज को लाइफ में लाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, बिल्कुल. और पेशेंट के एंड पे भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. सो लेट्स अज्यूम दैट कि कोई बंदा अपनी लाइफ में ये गुड न्यूज लेके आना चाहता है, तो सबसे पहले उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? देखिए, having a baby is a emotional and as well as physical मतलब चेंजेस. आई मीन वो सारी चेंजेस, इमोशनल और फिजिकल चेंजेस दोनों आपके जीवन में आएंगी एज अ कपल. ओके, तो आई वुड एडवाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर अ complete turnover of your life. You have kids, I have kids. Right. So out of experience, I am telling कि emotionally as well as physically it will be a roller coaster. लेडी के लिए इसलिए क्योंकि फिजिकली भी बहुत चैलेंजेस आएंगी. एक बेबी ग्रो हो रहा है आपके अंदर. पहले तो आई मीन आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से ये एक चैलेंज होता है कि प्रेग्नेंट हो जाओ. सो मच ऑफ पोल्यूशन, सो मच ऑफ XYZ प्रॉब्लम्स लेडीज आर फेसिंग. लाइफस्टाइल इतनी बुरी होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठ के बर्गर और मैकडी का ही बोलबाला चल रहा है. राइट. तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं. प्रेगनेंसी तक पहुंचना ही एक चैलेंज है. ओके, फाइनली प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना और फिर डिलीवर करना, वो भी एक अलग जर्नी है, अलग चैलेंज है. यू हैव टू एक्सेप्ट चेंजेस इन योर लाइफ. ओके. लेडी के रिस्पेक्ट में मोर ऑफ फिजिकल, आगे इमोशनल जर्नी भी चलेगी. इनिशियली तो खैर पैम्परिंग वगैरह फैमिली से मिलेगी ही, बट देन खुद भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, इमोशनल चेंजेस इतने आएंगे. वो सब चीज़ों के लिए तुम प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो. फिजिकल चेंजेस, तुम बेली ग्रो होगी, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. ब्रीदिंग इश्यूज हो जाएंगी, पैल्पिटेशंस होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम बैक एक होगा. यूजुअल कंप्लेंट्स एक प्रेग्नेंट लेडी की. इनिशियली वॉमिटिंग्स इतनी ज़्यादा होगी कि तुम ढंग से खा नहीं पा रहे हो. वॉमिटिंग सबको होती है? इट इज़ वेरी वेरिड. मतलब ओके. एक लेडी को एक प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में शायद बिल्कुल वॉमिटिंग हो ही ना, और दूसरी प्रेगनेंसी में इतनी हो कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए. ओके. और किसी की एकदम स्मूथ जर्नी जा रही है, कोई वॉमिटिंग ही नहीं है, किसी को मीडियोकर है, किसी को बहुत ज़्यादा है. इट वेरीज, इट इज़ पेशेंट टू पेशेंट. लेकिन हाँ, नॉशिया, वॉमिटिंग इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम. So you have to be prepared. Or if we talk about the husband, he has to be prepared that the wife will have mood swings, will have a little depressive state of mind. उसको changes accept करने में भी problem आएगी. तो बीवी बोल रही है सेब अनार है, तो बोलो सेब अनार है. और रात को चॉकलेट खाना है तो चॉकलेट खाना है तो खा लो, until unless contraindicated. डॉक्टर बोले नहीं खा लो. एक में
अभी तक गोलगप्पे और बर्गर पे जी रहे थे, अब जब बेचारी इतना सहन कर रही है तो दे दो, आई वुडंट से। बिकॉज ऐसा होता है कि रात को 2 बजे क्रेविंग हो रही है कि चॉकलेट बिल्कुल खाना है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, एंड इट इज नॉट मनगढ़ंत कहानी ऑफ द पेशेंट, एक्चुअली क्रेविंग्स होती हैं क्योंकि सिस्टम में चेंजेस इतनी होती हैं। सैटिस्फाई देम, डोंट गो ओवरबोर्ड, बिल्कुल ही हद पार मत कर दो, अब पूरा टब ही बैठ के आइसक्रीम के खा रहे हो, नहीं, कीप मॉडरेशन, बट येस क्रेविंग्स होती हैं एंड डू सैटिस्फाई देम, इफ इट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस गो विद इट, बट लीड अ गुड लाइफस्टाइल ऑल्सो। ओके, आज का जो यूथ है वो सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि बहुत लेट जाएं बेबी के लिए, मतलब बेबी के लिए बहुत लेट प्लान करते हैं आजकल। सोचते हैं कि थोड़ा लेट करेंगे, आराम से करेंगे, पहले हम अपनी लाइफ जी लें। बिल्कुल। और पहले तो शादी लेट हो रही है, हम्म, उसके बाद फिर आप बेबी प्लान भी बहुत लेट करो कि पहले हम अपनी लाइफ एंजॉय कर लें, शादी के बाद के जो दिन है वो बहुत एंजॉय कर लें। हम्म, और ऐसे करते करते 30, 32, 34 साल के हो जाते हैं, हम्म, और उसके बाद फिर दे थिंक क्या ठीक है अब प्लान करते हैं। हम्म। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एट दैट एज? बेसिकली यू आर आस्किंग मी कि एज और प्रेगनेंसी प्लान करना हाउ इट इफेक्ट्स, है ना? राइट। द सूनर द बेटर, ओके। इट इज अ फैक्ट। आई नो फेमिनिस्ट जनता मुझे पीटेगी इस बात पे, बट दिस इज अ फैक्ट। जैसे जैसे आप प्रोसीड करते हो, इफ यू आर बियॉन्ड 35, डिक्लाइन इन योर एग काउंट इज सिग्निफिकेंट। ओके। 30 के बाद रिग्रेशन शुरू हो जाता है। देखिए, एक लेडी बेसिकली इज बॉर्न विद सर्टेन नंबर ऑफ एग्स, दैट इज नॉट द केस विद मैन, दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है, लेकिन एक लेडी एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होती है, और वो एग्स आगे जाके हर साइकिल पे, जब भी उसको पीरियड आएगा, हर साइकिल पे कुछ मैच्योर होता है, एक एग मैच्योर होता है, ओव्यूलेशन होता है, एंड शी गेट्स द साइकिल। सो एवरी टाइम, एवरी साइकिल, आपके एग्स, मतलब अगर 6-7 एग्स हैं आपके ओवरी में, उनमें से एक मैच्योर होगा, वो बाकी डिजेनरेट होंगे, वो एक ओव्यूलेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हुई, बढ़िया, अदरवाइज इट विल गो ऑफ, ठीक है ना? तो वो काउंट आपका डिक्लाइन होता जा रहा है, और वो डिक्लाइन आजकल के टाइम में बहुत ही रैपिड होता है। क्यों? क्योंकि योर हार्मोनल इम्बैलेंस इज देयर, लाइफस्टाइल इज देयर, आई मीन एवरीथिंग। लोग चाहे कितने भी हल्के में इस बात को लें, आपका लाइफस्टाइल आपके एग काउंट को इफेक्ट कर रहा है। सेम इज विद मेन, आपका स्पर्म काउंट इफेक्ट हो रहा है। राइट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एज को, देखिए, इफ यू आर मेकिंग अ डिसीजन, वट एवर डिसीजन यू आर मेकिंग इन लाइफ, यू आर डूइंग अ ट्रेड ऑफ, है ना? आप एक चीज को पकड़ रहे हो, दूसरी चीज को छोड़ रहे हो। I just want to make people aware, and I want them to have this informed decision कि अगर you are delaying this decision, there is a trade-off you are making. ऐसा नहीं कि अभी 30s में मैं कंसीव कर लूंगी तो सेम सिचुएशन है, 38 में कंसीव करूंगी तो सेम सिचुएशन है, ऐसा नहीं होगा। Okay. जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एग काउंट कम होता जाएगा, getting pregnant will be difficult for you. Okay. So my advice would be, make an informed decision. Okay. Get your fertility index checked. अपना देखो जो टेस्ट, and I mean जो आज है वो 2 महीने के बाद सेम सिचुएशन रहे, ऐसा नहीं है। Okay. तो या, एंड इट इज इन दीज टाइम्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक 28 ईयर ओल्ड का एग काउंट बहुत अच्छा होगा और एक 35 ईयर ओल्ड का एग काउंट बहुत बुरा होगा। आई हैव सीन 28 ईयर ओल्ड पेशेंट्स ऑल्सो जिनका हार्डली 2-3 एग्स होते हैं, जबकि 5-6 तो कम से कम होनी ही चाहिए पर ओवरी में। तो आई मीन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर डिले कर रहे हो डिसीजन, गेट टू नो वेयर एट व्हाट स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ यू आर इन, कि अगर डिले करोगे भी तो टुमारो यू डोंट रिपेंट अबाउट दिस डिसीजन। सो जैसे पहले अभी ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कि हम अम्बिलिकल कॉर्ड सेव करके रख लेते हैं बच्चों की आगे, जिससे उनको कोई डिसीज होती है तो उसको हम सही कर सकते हैं, राइट? इन द सिमिलर वे आज की तारीख में एग्स भी लोग सेव करवाते हैं, प्रिजर्व करवाते हैं, राइट? तो क्या हमको ऐसा करना चाहिए कि 26-27 साल की उम्र में हम अपने एग्स को प्रिजर्व करवा के रख लें? देखिए, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन,
अगर कोई करियर ओरिएंटेड लड़की है या जिसको लेट मैरिज करना है और उसने ये डिसीजन बना लिया है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। Okay. आप पहले ही एग्स प्रिजर्व करके रखो। यू कैन कीप इट फॉर, आई मीन देर आर packages, आजकल everything is commercialized, there are Right. packages, you can do it for 10 years, you can do it for 20 years, Exactly. तो आप वो कर सकते हो, नो डाउट। बट आई मीन देर इज अ कैच टू दिस ऑल्सो। अगर आप एग प्रिजर्व कर रहे हो, नंबर 1, इट इज नॉट कि कितने एग्स हैं आपके पास, उनकी क्वालिटी क्या है वो भी मैटर करती है। Okay. अगर आप लगा लीजिए 26-27 व्हेन यू आर एट द प्राइम ऑफ योर लाइफ, आप एग काउंट करने जा रहे हो, 2-3 ही मिले, है ना, एक तो वो इशू आता है। दूसरा, अगर अच्छे एग्स मिले भी, आपने फ्रीज कर भी दिए, एग फ्रीजिंग करवा भी दी, कल को अगर आप कंसीव करने का सोचोगे और उन एग्स को यूज करने का सोचोगे, इट विल बी अ प्योर आईवीएफ ट्रीटमेंट। मतलब Okay. उन एग्स को आर्टिफिशियली स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करवाया जाएगा एंड देन इट विल बी इम्प्लांटेड इन योर यूट्रस में बिठाया जाएगा, Okay. और फिर वो प्रेगनेंसी जर्नी आएगी आगे। तो उसके रिजल्ट्स आर नॉट एज ग्लैमरस जैसे एक आईवीएफ का रिजल्ट होता है। आई Right. मीन गुड इंस्टीट्यूशंस कैन गिव यू मैक्स 20 to 30% ऑफ सक्सेस रेट आईवीएफ में। Exactly. लेकिन आई मीन सिमिलर इज द केस विद एग फ्रीजिंग। अगर आप कल को करने जाओ, फर्टिलाइजेशन हो उसमें, आई मीन यू हैव टू क्रॉस दो स्टेजेस की फर्टिलाइजेशन हो ढंग से, इम्प्लांट हो, आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे, आपको पूरा हार्मोन्स पे रखा जाएगा, प्रेगनेंसी आगे होगी। इट इज़ अ गुड ऑप्शन। अगेन, दीज आर ऑप्शंस, यू नीड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। Okay. तो मुझे तो आपकी बात से ऐसा लगता है कि बेटर कि नेचुरली जो होता है प्रोसेस हम उसके थ्रू बिल्कुल। जाएं। कुदरत का बनाया जो है वो यूज करो, आगे बढ़ो। राइट। ओके। आजकल मैं एक सर्वे देख रहा था, उसमें लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ती जा रही हैं, स्पेशली इन स्मोकिंग। Right. बिल्कुल और पिछले 5 सालों में ये ट्रेंड एकदम से हाइक हुआ है। बिल्कुल। तो ये स्मोकिंग, हम्म ड्रिंकिंग हम्म या फिर और कोई, अगर हम कोई फॉरेन एलिमेंट कंज्यूम करते हैं हम्म तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और उसके कारण प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट आता है? देखिए, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये जितने भी ये सारे मोड्स हैं जो आजकल लोग अडेप्ट कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, दे हैव अ वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन योर बॉडी। जैसे कि मैंने बोला कि अ वुमन इज बॉर्न विद सर्टेन नंबर ऑफ एग्स, जी, है ना। जी। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन बहुत करते हो, स्मोकिंग बहुत करते हो, आपका एग काउंट कम होगा। अगर किसी एक नॉर्मल फीमेल को लिया जाए और एक स्मोकर को लिया जाए, स्मोकर का एग काउंट, एग क्वालिटी विल बी पैथेटिक। वो उसके भी अगर हम आगे बढ़े, अगर वो कंसीव कर भी गई, हम एज डॉक्टर्स, वी द फर्स्ट हिस्ट्री वी टेक फ्रॉम द पेशेंट इज, क्या आप स्मोकिंग करते हो, क्या आपके हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं। क्यों पूछते हैं वो? क्योंकि फ्री रेडिकल्स बॉडी में इतने डेवलप हो जाते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स से, कि अगर कल को फर्टिलाइजेशन, अगर तुम्हारा एग काउंट भी अच्छा है, तुम्हारा स्पर्म काउंट भी अच्छा है, फर्टिलाइजेशन अगर हो भी जाए, that I mean the union of sperm and egg ova is not perfect, और देखा जाता है कि पहले 3 महीनों में अबॉर्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक म्यूटेशन, जो कि इट इज नॉट दैट इट वाज कैरीड फ्रॉम पेरेंट्स टू द सन और डॉटर, बट इट इज सोमैटिक एज इन रैंडम म्यूटेशन हो जाती है, क्योंकि उनके यूनियन में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, बट आई मीन दिस इज व्हाट हैपेंस एट द सेल्यूलर लेवल। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल करते हो, स्मोकिंग का मतलब, अल्कोहल तो फिर टॉलरेबल है, स्मोकिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मेल्स में इनफैक्ट आजकल, पहले तो मतलब हम जो लोगों को डिफ़िकल्टी होती थी प्रेगनेंसी अचीव करने में, पहले तो हार्डली 10% मेल्स दिखते थे जिनमें प्रॉब्लम होती थी। बिलीव मी, द नंबर हैज़ इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। 30 to 40% मेल्स राइट नाउ या तो ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है,
या तो स्पर्म काउंट कम है, या उनकी मॉर्फोलॉजी एज इन स्ट्रक्चर में कमी है, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत बुरी है। तुम इतने एक्सपोज्ड हो इन एजेंट्स के साथ, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, विद द रिजल्ट ये सारे तुम्हारे स्पर्म काउंट पे आते हैं। बट I mean, even if you smoke for a longer period of time and you are not at a point of no return, अगर आपने टेस्ट्स कराए हैं और उसमें कुछ होप दिख रही है कि मैं स्मोकिंग बंद करूं तो आगे कहानी बढ़े, अगर आप वो करोगे, probably after 6-7 months you have a hope of generating new supply of sperms. Okay. But that is not the case with females. Females are born with certain number. ठीक है, अगर आप स्मोक करोगे तो वो नंबर कम होता जाएगा एट अ 10x रेट. यू हैव टू बी केयरफुल. और इट इज नॉट अबाउट जस्ट कंसीविंग, इट इज अबाउट कंसीविंग एंड देन हैविंग अ मिसकैरेज ऑल्सो. Okay. इट इज ऑल्सो अबाउट, अगर आप प्रेग्नेंट होते हो, बच्चे में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं ड्रग्स के कारण. मतलब लिम्स नहीं होंगे, डिफॉर्म्ड लिम्स होंगे, हाथ पैर गलत तरीके से होंगे. तो ये सारी एबनॉर्मेलिटीज इन एजेंट से देखी गई है एंड पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट. Okay. While conceiving, जैसे किसी को अस्थमा है, शुगर है, बीपी है, या इस तरह की और कोई प्रॉब्लम्स है, तो इससे भी इम्पैक्ट आता है. बिल्कुल, अगर किसी लेडी को देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत चेंजेस आती हैं लेडी में. आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, 1.5 टाइम्स कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है. आप हंगर वगैरह, बेसिकली आपका यूट्रस ग्रो हो रहा है और आगे पीछे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी स्पेस ले रहा है. अगर आप एस्थमेटिक हैं, आपका लंग्स जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, आपका Lungs जैसे compress- जैसे यूट्रस बड़ा होगा, हाँ, वो डायफ्राम को कंप्रेस Compress करेगा, लंग्स पे इफेक्ट आएगा, आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं रहेगी. नंबर 1. नंबर 2, देर आर सर्टन मेडिकेशंस जो हम आपको नहीं दे सकते हैं अगर आप अस्थमेटिक पेशेंट हैं. Okay. अगर आप अस्थमेटिक पेशेंट हैं, आपको मेडिकेशंस, मतलब काफ़ी लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं अस्थमा में, तो अगर आप कंसीव कर रहे हो, स्टेरॉइड्स आप नहीं ले सकते हो, या पर्टिकुलर मेडिकेशंस आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप लोगे तो अगेन बेबी में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज आएंगी. तो यू हैव टू बिफोर हैंड टेल योर डॉक्टर कि आपको ये सब प्रॉब्लम है. ये रही अस्थमा की बात. बाकी अगर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, वेसल्स एकदम श्रिंक हो जाती हैं. तो जब अब क्या होता है, जैसे ही बेबी इम्प्लांट होता है यूट्रस में, तो बेबी अपने प्लेसेंटा के थ्रू, जिसको हम अवल नाल कहते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू यूट्रस में चैनल्स बनाता है. चैनल्स बनाता है इसलिए क्योंकि अभी बेबी ना सांस ले पाता है ना खाना खा पाता है. तो जितना भी न्यूट्रिशन मदर की ब्लड में होता है, वो चैनल्स बना के वो सारा कैच करता है. ऑक्सीजन भी लेगा, न्यूट्रिशन भी सारा खाने का लेगा. तो अगर वो चैनल्स के बनने में, या अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, मतलब अगर इतना होल है और वो कम हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो वो ट्रांसफ्यूजन ब्लड का नहीं हो पाएगा. बेबी को उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा. तो बेबी की ग्रोथ ही नहीं होगी. अगर आपने सुना होगा कि कमजोर बच्चा हुआ है डिलीवरी के टाइम पे, है ना, 2 किलो का ही हुआ है, 1.5 किलो का ही हुआ है, करेक्ट समय पे हुआ, लेकिन फिर भी कमजोर बच्चा हुआ है. वो सब क्यों होता है? क्योंकि अगर या तो हाइपरटेंसिव फीचर्स थे, या तो प्रेगनेंसी के समय हो गए, या तो प्रेगनेंसी से पहले ही थे. तो हम क्या करते हैं, जब प्रेगनेंसी ऐसा पेशेंट अचीव करता है, तो हम ड्रग्स देते हैं वैसे कि खून पतला रहे, कि उसका फ्लो ज़्यादा रहे, या फिर हम ड्रग्स देंगे कि जिससे उसका बीपी कंट्रोल रहे, वेसल्स उसकी श्रिंक ना हो, खुली रहें, कि बेबी का ब्लड सप्लाई अच्छा जाए. मॉनिटरिंग बेबी की बहुत विगरस होती है, क्योंकि हमें, मतलब वी नो कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस एंटिसिपेटेड है, तो तुम वैसे ही स्टेप्स लो. ये आ गया आपका हाइपरटेंशन का. आपका, अगर आप डायबिटीज का मुझसे पूछें, डायबिटीज इज मोस्ट नोटोरियस एलिमेंट टू किल अ बेबी इन द वूम. एंड आई मीन, होता क्या है, एक डायबिटिक पेशेंट का आप लगा लीजिए, क्योंकि इतना ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होता है, तो बेबी का इंसुलिन भी उतना ही ज़्यादा होता है.
इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, वो ग्लूकोज को उठाता है कम करता है। और हाँ, ग्लूकोज को उठाता है और वो हर वाइटल ऑर्गन को वो ग्लूकोज पहुंचाएगा। इट इज लाइक मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली कहती हूँ, इंसुलिन तुम्हारा ट्रक है, वो तुम्हारा राशन पानी हर जगह पहुंचा रहा है। राइट। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा और कभी मदर का फ्लक्चुएट कर गया ग्लूकोज लेवल, बेबी का इंसुलिन उतना ही हाई है, तो बेबी हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा और बेबी की डेथ हो जाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया एज इन ग्लूकोज का ज़्यादा होना इज़ नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर एनी ह्यूमन, लेकिन ग्लूकोज का एकदम डिप हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया होना, कैन किल यू इन सेकेंड्स। राइट। ठीक है, तो बेबी के लिए भी वही होता है। डायबिटीज पेशेंट को हमेशा अपने शुगर लेवल्स मेंटेन रखने होते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और ये डिफर भी बहुत करता है। एग्जैक्ट। पहले 3 महीने में एक डायबिटिक पेशेंट को चेंजेस दिखेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो उसका आगे ही नौशिया वॉमिटिंग होगा, खाना उसका कम हो गया होगा, वो एपेटाइट ही किल हो गई होगी, तो अगेन इट विल बी अ वेरी फ्लक्चुएटिंग स्टेट ऑफ ग्लूकोज। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो वो एस्टैब्लिश होता जाएगा। इसीलिए 24 वीक्स में अराउंड हम एक कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं डायबिटीज के लिए, 75 ग्राम्स ग्लूकोज खिला के, जिसे हमें पता लगता है कि पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है। वी नो एज इंडियंस, इंडिया बेसिकली हाई रिस्क फैक्टर में आती है। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो वी आई पर्सनली, मैं हमेशा ही पहले स्क्रीन कर देती हूँ पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। मैं HbA1c करवा देती हूँ कि 3 मंथ्स का सब ग्लूकोज का मैं एस्टिमेट कुछ ऐड कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल आजकल लोग डायबिटीज से ज्यादा प्री डायबिटिक स्टेज में बहुत ज्यादा रहते हैं, बिल्कुल। और उनको खुद मालूम ही नहीं होता कि वो प्री डायबिटिक है, और उसके बाद भी वो अपना लाइफस्टाइल वैसे ही चलता रहता है, और उनका फूड कंजप्शन, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, एक्सरसाइज, वो सब वैसे ही चलता रहता है। बिल्कुल। तो ये भी सेम इसी स्टेज पे आ जाता है। देखिए, बेसिकली एक डॉक्टर का रोल, आई मीन आई विल गिव यू मैनेजमेंट ओनली व्हेन यू क्रॉस दैट बाउंड्री, आप जब डायबिटिक होंगे। क्योंकि आप मुझसे प्रेगनेंसी टर्म्स में पूछ रहे हैं, जो आप मुझसे प्री डायबिटीज की सिचुएशन पूछ रहे हैं, So is it वो safe for हमें client? इट इज सेफ, इट Okay. इज सेफ बिकॉज इट हैज नॉट क्रॉस्ड अ सर्टेन लिमिट जहाँ पे तुम्हें बेबी का इंसुलिन फैक्टर बहुत आगे मिलेगा, तुम्हें मतलब पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी। देखिए, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, अगर तुम्हारा रिपोर्ट्स में, मतलब यूजुअली क्या वर्बैटिम होता है पेशेंट का, कि मैम मेरा ना अभी 2 महीने पहले ही टेस्ट खराब आया था, पहले तो मैं एकदम ठीक थी, अभी ऐसा हुआ है। चीज़ें अभी नहीं होती हैं। जब अगर आप डायबिटिक लेवल हो गए हो, अगर आप प्री डायबिटिक लेवल हो गए हो, ये आपका हेल्थ ग्राफ चलता जा रहा है। यू आर क्रॉसिंग अ सर्टेन थ्रेशोल्ड व्हेन योर बॉडी हैज़ गिवन अप, आपके इंसुलिन ने गिव अप कर लिया है, अब जाके आपका ग्लूकोज इतना ज़्यादा है कि अब आप डायबिटिक का आपका स्टैम्प लग गया है। लेकिन सेल्युलर लेवल पे जो डैमेज चल रहा है, वो 10-12 साल से पहले आप बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हो। सो द डैमेज, आई मीन जब आप मुझसे पूछते हो कि क्या ये प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करता है, एकेडमिकली नहीं करता, बट आई मीन इट डज नॉट मीन दैट योर बॉडी इज नॉट अंडर स्ट्रेस, योर बॉडी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। Okay. अगर आप प्री डायबिटिक हो, आपका GDM एज इन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होना, प्रेगनेंसी में शुगर लेवल्स का फ्लक्चुएशन होना, बढ़ना ग्लूकोज लेवल, इज क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछो कि बेबी को कोई गलत इफेक्ट आएगा क्या, प्री डायबिटिक स्टेज पे नहीं आएगा, बट दैट पेशेंट हैज टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट शी इज ईटिंग, उसका शुगर वैल्यूज क्या है। Okay. Now coming to the next step, कि उन्होंने अपने कुछ टेस्ट वगैरह करा लिए हैं, एंड नाउ दे आर एट द स्टेज कि जहाँ वो कंसीव करना चाहते हैं। सो व्हाट इज द परफेक्ट साइकिल जहाँ पे वो कंसीव कर सकते हैं? इफ योर पीरियड्स आर रेगुलर, अगर आपको लग रहा है कि देखिए, अगर आप टेस्ट्स करवा लेते हैं, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग उसको बोलते हैं, जिसमें कि आप पता लगाएं कि आपका एग क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कैसा है, आपका हार्मोनल प्रोफाइल कैसा है, थायराइड लेवल्स ठीक हैं क्या, अगर शुगर लेवल्स ठीक हैं क्या, अगर ये आप सारा करवाएं और आपको पता है कि आपके साइकिल्स रेगुलर हैं, जैसा वेरिएशन आपका ज़्यादा नहीं है ऊपर नीचे, 1-2 दिन का वेरिएशन चलता है कि पहले 2-3 दिन होते थे, अब 3-4 दिन हो रहे हैं और वाइस वर्सा।
अगर रेगुलर है, कोई इशू नहीं आ रहा है आपको साइकिल्स में, देन इट इज़, आई मीन यू डोंट हैव एनी इशू पर से। आपने टेस्ट्स भी करवा दिए हैं, अल्ट्रासाउंड भी करा दिया है, यू आर गुड टू गो। आई मीन यू जस्ट नीड टू बी कॉन्शियस कि आपका फर्टिलिटी विंडो कौन सा है, व्हेन यू शुड बी इंटिमेट विद योर पार्टनर, कि आपका कंसेप्शन रेट बढ़े। तो विंडो कैसे पता चलता है? व्हाट इज द परफेक्ट अगर विंडो फॉर? अगर अगर नहीं, इट इज नॉट अबाउट परफेक्ट विंडो। देखिए, एक लेडी का साइकिल 28 डेज भी हो सकता है, 35 डेज भी हो सकता है। वी Okay. कंसिडर दिस नॉर्मल। अगर 28 डेज, सॉरी 21 डेज, अगर 21 डेज होता है या 35 डेज होता है, इट इज नॉर्मल। अगर किसी के पीरियड 21 डेज के बाद आ रहे हैं, 25 डेज के बाद आ रहे हैं, 32, 35, इट इज नॉर्मल। उससे ज्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं या उससे 21 से शॉर्ट हो रहे हैं, देन इट इज एबनॉर्मल। ओके। ठीक है। अगर अगर तो अब लगा लीजिए, फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछ रहे हैं फर्टिलिटी विंडो कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 डेज का है, उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, या 28 डेज छोड़िए क्योंकि वो एकदम पिक्चर परफेक्ट स्टेज आ जाती है। अगर ले लीजिए 25 डेज का है, ठीक है, और उसमें 14 डेज माइनस कर लेते हैं, तो उसमें 11th डे आया वो। योर ओव्यूलेशन विल हैपन ऑन 11th डे। ओके। तो हम यूजुअली बोलते हैं 3 to 4 days बिफोर एंड 3 to 4 days आफ्टर योर ओव्यूलेशन यू शुड बी इंटिमेट। तो करीबन आप लगा लीजिए वो जो हफ्ता 10 दिन का पीरियड है, हम मतलब कपल को बोलते हैं कि बी इंटिमेट एवरी ऑल्टरनेट डे एटलीस्ट, कि कंसेप्शन रेट आपका इम्प्रूव हो। ओके। तो आजकल सो कॉल्ड बहुत सारी एप्स आ गई हैं। हम्म। तो वो कितनी प्रिसाइज है इन सब चीजों को लेके? है, आई मीन एक नॉर्मल इंडिविजुअल हु इज नॉट साइंस बैक्ड, इट इज गुड, इट इज प्रिटी गुड। हाँ, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि साल भर हो गया है, कंसेप्शन नहीं हुआ, एंड इफ यू आर मोर देन 35, 6 महीने हो गए हैं, यू आर नॉट कंसीव, गो सी अ डॉक्टर, क्योंकि वो टेक्निकल बातें बता पाएगा आपको। ओके। एंड देर इज वन मोर थिंग, इट इज नॉट जस्ट फर्टिलिटी विंडो। घर बैठे आप ओव्यूलेशन किट्स भी यूज कर सकते हो। ओव्यूलेशन जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का किट होता है, वैसे ही ओव्यूलेशन किट होता है। अगर आप कैलकुलेट कर लो कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 1-2 दिन पहले ही वो किट यूज करना अगर आप शुरू करो, और अगेन आपको 2 पिंक लाइन, उसमें डायरेक्शंस पूरी लिखी होती हैं। Okay. अगर 2 पिंक लाइंस आ गए, तो आपको पता है कि ओव्यूलेशन हो गया। तो विदिन 24 to 36 आवर्स बी इंटिमेट विद योर पार्टनर। दैट विल गिव यू इवन मोर अश्योरेंस कि हाँ, मैंने ओव्यूलेशन के टाइम पे इंटिमेट हुई और तब भी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। एंड डू दिस फॉर 6-7 मंथ्स। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम ओव्यूलेशन किट किया ना पिछली बार यूज, अब मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता। हर साइकिल में देर इज हार्डली 20 to 25% चांस ऑफ हैविंग अ लाइव बेबी आफ्टर 9 मंथ्स। ऐसा नहीं है कि इंटिमेट हुए ओव्यूलेशन डे पे और हो गया। हाँ, ब्लेसिंग मिल गई, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग फॉर 6-7 मंथ्स। तो यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो। ओके। हमने पहले एक बार डिस्कस भी किया था अभी कि लेग अप पोजीशन जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ले कोई भी पोजीशन, तब मैंने आई डिड नॉट आंसर बिकॉज दिस इज अ मिथ। देर इज नो पोजिशन विच कैन एनहांस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसीविंग। ओके। सो इसमें बोला जाता है कि जैसे अगर आप लेग अप हैं, कि फीमेल की लेग अप हैं, हाँ, और तो उससे जो स्पर्म का ट्रैवल है बहुत इजी हो जाता है। इज इट लाइक दैट? नहीं। स्पर्म का, देर इज अ हेड एंड टू द स्पर्म, देर इज अ टेल। जो टेल होती है, ये वैसे ही बात है कि मैम अगर मैं उल्टा खड़ा हूं तो मेरा खाना पचेगा क्या? ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट जस्ट ग्रेविटी डूइंग द वर्क। जो स्पर्म होता है उसका एक हेड एंड होता है और उसका एक टेल होता है। जो टेल होता है उसमें अपनी एक मोटिलिटी होती है। जब हम सीमन एनालिसिस करते हैं, सीमन की टेस्टिंग करते हैं, देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड मोटिलिटी। उस जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें एक स्पर्म काउंट आएगा, मॉर्फोलॉजी आएगी, मोटिलिटी आएगी। तो अगर उसमें इनफ मोटिलिटी होगी, इट विल ट्रैवल द होल पाथ। एंड आई मीन इफ यू हैव हेल्दी गुड स्पर्म्स,
it will travel the whole path. You don't need some position for it. मतलब अगर हम IUI जिसे लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, इंजेक्शन से भी अगर हम स्पर्म डालते हैं तो ऐसा कुछ नहीं बोलते हम कि अब पेशेंट को खड़े ही नहीं होना है, क्या कहते हैं, नहीं तो स्पर्म नीचे आ जाएगा, हाँ ऐसा कुछ स्पर्म, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वजाइना से सर्विक्स से यूट्रस तक ट्रैवल करता है स्पर्म, एंड इट इज नॉट जैसे एग एक होता है, इट इज नॉट ओनली वन स्पर्म, टू स्पर्म, देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दैट ट्रैवल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पोजीशन में अगर आप इंटरमेट होंगे और आपका कंसेप्शन रेट बढ़ेगा, इट इज अ कंप्लीट मिथ। अब एक और मिथ है, पिल्लो नीचे रखोगे बटक्स के, राइट, एग्जैक्ट। हाँ तो कंसेप्शन रेट बढ़ेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये भी है कि 1 घंटा लेटे रहो, अगर मैं चली गई क्या कहते हैं वॉशरूम, तो वॉश आउट हो जाएगा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी, ऐसा भी नहीं है। Rather, I strongly recommend after getting intimate with your partner, go and wash. क्योंकि होता क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि आई मीन ड्यूरिंग द एक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आगे पीछे हैं विच शुड नॉट बी इनसाइड द यूरेथ्रा, वो एंट्री कर लेते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इंटरमेट होने के बाद यूजुअली पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि मैम इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन करते वक्त बहुत दर्द होता है, या जब यूरिन करती हूँ तो ऐसा लगता है कि आधा अधूरा हुआ है। तो आई मीन वी रिकमेंड गो एंड वॉश योरसेल्फ। ये दीज आर ऑल मिथ्स, नो पोजीशन, आई मीन ग्रेविटी इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज डूइंग द जॉब, इट इज द स्पर्म ऑल्सो। ओके, एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करता है, आज अगर आप यूट्यूब इन सब पे भी जाएंगे कि हाउ टू प्रेग्नेंट फास्ट। पहला क्वेश्चन, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या जैसे लोगों को लगता है कि हम जल्दी से कैसे प्रेग्नेंट हो जाएं, क्या ऐसा कुछ सच में कभी कुछ हो सकता है, या जो साइकिल है वो अपना टाइम लेती ही लेती देखिए, है? दीज आर ऑल हुक्स, आई वुड सजेस्ट ओके, कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कि तुम प्रेग्नेंट कैसे फास्ट रह सकते हो, ठीक है। इट इज जस्ट अ हुक, आई मीन कोई हाई फाई नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल प्लेन थिंग। अगर तुमने अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा है, कहते हैं ना आजकल अच्छी लाइफस्टाइल होने के लिए यू नीड टू बी अ बिलियनियर। फॉर एग्जांपल वो अभी जो बिलियनियर था, इंडिया आया था निखिल कामत की शो पे, और ही कैन अफोर्ड ऑल द स्लीप साइकिल, एकदम टाइम पे रहे, और जो आज की जनता, एक कॉर्पोरेट पर्सन हु इज वर्किंग इज नॉट पॉसिबल। कई लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं, कईयों का हेडक्वार्टर ही यूएस में होता है, बैठ के उनकी वीडियो कॉल्स रात को चलती रहेंगी, सो नहीं पाएंगे, स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ, सर्केडियन रिदम बिगड़ा हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस विद द रिजल्ट। तो देर इज नो ट्रिक टू कंसीव फास्ट, बट येस, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर यू आर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ जंक, you don't have I mean sedentary lifestyle, आप if you are, अगर आप किसान का जीवन जी रहे हो, in short, you can be pregnant faster. ओके, So how much changes you can bring in which, I mean if you can go back 30-40 years जो हमारा lifestyle रहता था, अगर आप ऐसा अचीव कर सकते हो, that is the trick to faster pregnancy. ओके, Nothing, there is no gimmick, no shortcut, ऐसा कुछ भी नहीं है, just keep your body fit. और Okay. आज की जनता के लिए मैं, अगर मुझे कोई पूछे कि मैम व्हाट कैन वी डू, व्हाट इज वन थिंग दैट वी कैन डू कि प्रेगनेंसी ठीक ठाक हो जाए, रोना धोना ना पड़े, ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर ना पड़े, द वन थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नेग्लेक्टेड थिंग इज वेट मैनेजमेंट। ओके, अवॉइड सेडेंट्री लाइफ, वेट मैनेज करो और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहो। 3 Okay. बातें, टॉप मोस्ट विल बी वेट मैनेजमेंट। अगर कोई कपल इंटीमेट हुआ है तो उसके कितने दिन बाद उसको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए? हम रिकमेंड करते हैं जैसे ही आपका पीरियड ड्यू है, उसके अगर आप, इफ़ यू मिस्ड योर पीरियड, लगा लीजिए अगर आपकी डेट 25 जून की है और आपको पीरियड्स नहीं आए, आफ्टर 1 वीक गेट योर सेल्फ टेस्टेड, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, पॉजिटिव आया बहुत अच्छा। डोंट फ्रेट कि मतलब हर जैसे ही इंटरमेट हुए उसके दूसरे दिन आप टेस्ट करने लगे, ऐसा नहीं होगा।
it will take time for the UPT to come positive. The best time would be 40 days Okay. from your last menstrual period, not from the day you became intimate with your partner. Okay. From जैसे ही periods मिस किया उसके एक हफ्ते के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा आप प्रेग्नेंट हो या नहीं. जनरली ऐसा कई बार ऐसा होता है कि घर पे हमने टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव आता है और द मोमेंट हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर चेकअप करते हैं वो वहाँ पे नेगेटिव निकलता है. ऐसा क्यों होता है? देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड केमिकल प्रेगनेंसी ऑल्सो. आप कभी कभी बेसिकली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में बीटा HCG हार्मोन हमें दिखता है, मतलब वो प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव आता है. कभी कभी फेल्ड प्रेगनेंसी हो जाती है, एज इन प्रोजेस्ट्रॉन का सपोर्ट उतना नहीं मिलता, विच इज़ जो बेबी का ग्रोथ आगे कराता है, सस्टेन नहीं हो पाती बेसिकली प्रेगनेंसी और लेडी को पीरियड्स आ जाएंगे. या तो बड़ी बार ऐसा भी होता है कि मतलब खैर आपने क्योंकि बोला कि UPT पॉजिटिव आता है, देन इट इज़ अ केमिकल प्रेगनेंसी. आई मीन बीटा HCG फॉर सम टाइम विल कम पॉजिटिव, लेकिन वो एक्चुअल प्रेगनेंसी होगी नहीं. देखिए प्रेगनेंसी एज अ गायनोकोलॉजिस्ट हम बोलते हैं तब एस्टैब्लिश होती है जब हार्ट बीट आए. ओके. जब अराउंड मतलब इन आवर बुक्स इट इज रिटन 5 वीक्स तक हार्ट बीट आ जाती है, बट वी गिव अ लीवे ऑफ 1 वीक. 6 वीक्स तक अगर हार्ट बीट आ गई, मैक्स 7 वीक्स तक अगर हार्ट बीट आ गई, हम बोलते हैं प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गई है. ओके. यूजुअली हम बोलते हैं कि इफ यू हैव टू सेलिब्रेट अ प्रेगनेंसी, सेलिब्रेट विद योर पार्टनर. तो जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आए कर लो, जब हार्ट बीट आए अपने पेरेंट्स को बताओ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपने पेरेंट्स को बताए. जब 13 वीक्स का आंकड़ा पार हो जाए, 30 वीक्स. 13 अच्छा 13 13. 13 वीक्स का आंकड़ा पार हो जाए तो अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स को बताओ, बिकॉज 13 वीक्स तक आपका वो डेंजर पीरियड चलता है कि एबॉर्शन हो सकता है. चांसेस ऑफ एबॉर्शन आर मैक्सिमम इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ओके. 12 वीक्स के अराउंड तो इस पीरियड में एबॉर्शन होता है. Okay. तो खैर ये जो आप बोल रहे हो दैट इज बेसिकली केमिकल प्रेगनेंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या फिर फेल्ड प्रेगनेंसी हो जाती है एंड पेशेंट इज नॉट एट ऑल प्रेग्नेंट, वैसा होता है. फिर उसके बाद अगेन आई मीन कभी होता है कि 2-3-4 UPT किट्स ले आएंगे पेशेंट्स, फिर बोलेंगे मैम इसमें तो वीकली पॉजिटिव आया था, हल्की पिंक लाइन आई थी, इसमें तो मैम देखिए नेगेटिव आ रहा है. कभी कभी कार्ड जो आप UPT किट यूज करते हो दैट कैन बी अ फॉल्टी वन. ओके. ठीक है, लेकिन अगर इवन इफ इट इज कमिंग वीकली पॉजिटिव, इफ इट इज कमिंग पॉजिटिव, यस आई मीन देयर वाज अ स्कोप ऑफ प्रेगनेंसी. और I mean, the test which can definitively tell you that you are pregnant is beta HCG level if you do the test by blood. ओके. अगर blood में आपका beta HCG calculate किया जाए कि कितना है, after every 48 hours it doubles up. ओ ओके. ठीक है, तो हम हमेशा अगर हमें लग रहा होता है कि अल्ट्रासाउंड पे दिख नहीं रहा, क्योंकि पेशेंट आती है पॉजिटिव UPT लेके और अल्ट्रासाउंड अगर कराएं तो उस पे बेबी यूट्रस में दिखेगा नहीं, तो इवन वी आर कंफ्यूज्ड कि वही स्टेट क्या है. देन वी डू ब्लड सीरम बीटा HCG, ब्लड का बीटा HCG, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं क्या अमाउंट है बीटा HCG की. फिर 48 आवर्स के बाद हम रिपीट करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट डबलिंग ऑफ इट. अगर डबलिंग नहीं हो रही है तो ये फेलियर की तरफ जा रहा है. अगर डबलिंग हो रही है तो अकॉर्डिंग टू द लेवल हम देखते हैं, गेज करते हैं कि 1500 का आंकड़ा पार हो गया क्या. अगर हो गया वी टेल द पेशेंट कि अल्ट्रासाउंड कराओ, उस पर दिखनी चाहिए प्रेगनेंसी, फिर हम उस पर लोकेट करते हैं. सो दैट इज हाउ वी गो अबाउट इट. ऑल्दो प्रेगनेंसी किट पे लिखा रहता है कि इसको यूज कैसे करना है और उसके बाद भी आज भी बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी किट यूज करना नहीं आता है. क्या परफेक्ट पैटर्न है एक प्रेगनेंसी किट को यूज करने का? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में अगेन मैं बताती हूँ, बीटा HCG की प्रेजेंस नोट की जाती है. अब ये है क्या, एक हार्मोन है, जितना यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा इस हार्मोन के उतना वो टेस्ट का एक्यूरेट आना पॉसिबल है. ओके. और वो यूरिन इतना अक्यूमुलेट कब होता है,
Early रात भर, हाँ, रात- रात भर एक्यूमुलेट होगा, सुबह आप अपना फर्स्ट यूरिन करोगे, है ना? Right. तो उसमें कंसंट्रेशन पकड़ना उस किट के लिए बहुत आसान है। इस मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हैं हुए हम बोलते हैं कि मॉर्निंग सैंपल यूरिन का यूज करो, उसमें पॉजिटिव आना चाहिए अगर हो प्रेग्नेंट तो, ठीक है? अगर उसमें नहीं आ रहा है मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं दिन के 3 बजे टेस्ट कर रही हूँ तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही गलत रिपोर्ट आएगी, किट गलत ही बताएगा, ऐसा नहीं है। इफ यू आस्क मी द परफेक्ट वे, इट इज मॉर्निंग यूरिन सैंपल, बट अदरवाइज ऑल्सो यू कैन यूज इट। मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बेसिकली फंडा क्या है। Right. फंडा ये है कि यूरिन ज्यादा स्टोर होगा, उसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म होना चाहिए मुझे। कंसंट्रेटेड फॉर्म हार्मोन का होगा जो कि पकड़ा जाएगा यूपीटी में। अब किसी तरह से हमने कंसीव कर लिया, हम्म बट उसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, जैसे अपने थोड़ी देर पहले आपने भी बोला था हम्म कि इसको सस्टेन करना, हम्म उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप ज़्यादा चलो फिरो नहीं, स्टेयर्स मत चढ़ो, तो इज इट अ मिथ It is और a व्हाट? very wrong approach. Very, 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 very raised to power infinity. It is such a wrong approach. ओके, I'll tell you, एज अ डॉक्टर तो खैर हमें सिखाते ही थे कि ऐसा कुछ होता नहीं है। यू शुड बी प्रिटी एक्टिव, जितना एक्टिव रहोगे उतना अच्छा। आई वेंट टू जर्मनी फॉर माई हस्बैंड वॉज पोस्टेड देयर, तो आई वॉज देयर, मेरी अपनी प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था वहाँ पे। और मेरे को रिलेटिव्स फ़ोन करके बोलते थे कि आर्या ज़्यादा इधर-उधर मत करना। आई मीन आई न्यू आधी बातें तो मेडिकल एडवाइस फ्रॉम माय रिलेटिव्स इधर से सुनती हूँ और इधर से फेंका जाता है। लेकिन ऐसे ही बोला जाता है संभाल के, सीढ़ियाँ संभाल के। बट आई मीन जो मुद्दा है, जो हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि ये एक्टिविटी नहीं करना, वो एक्टिविटी नहीं करना, वो एक्टिविटी के लिए नहीं बोल रहे हैं, या आई मीन probably they are also ignorant about the fact कि it is not about the activity, it is about the fear of falling. राइट, ठीक है? एक्टिविटी करना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपने आप को इंजर नहीं कर देना अब उस टाइम पे, दैट इज द मोटो। तो मैं जब जर्मनी गई, आप मानेंगे नहीं, द बेबीज देयर आर ऑल्सो वेरी हेल्दी। अगर नॉर्मल इंडियन बेबी का वेट 2.5 किलो है, जो जर्मनी का नॉर्मल बेबी वेट है वो 3.5 टू 4 किलोज, एकदम गोलू मोलू बेबी निकलता है। तो जो 8th मंथ 9th मंथ लेडीज प्रेग्नेंट होती थी, दे हैड दिस मच बेली, और वो दे यूज टू साइकिल 2-3 किलोमीटर्स अपने वर्क प्लेस तक। और मैं ऐसे देख रही होती थी कि यार इतनी बड़ी बेली लेके दे आर साइक्लिंग द होल डिस्टेंस, एंड इट यूज्ड टू बी एनकरेज देयर। ये मुझे इतना आई मीन अच्छी प्रैक्टिस लगी उनमें, विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। यहाँ पे बोला, यहाँ मुझे आती हैं पेशेंट्स बोलने, क्योंकि आई मीन दीज डेज वुमेन आर वेरी एक्टिव और अपना लाइफस्टाइल है उनका, कैफे जाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, इनफैक्ट जिम भी जाएंगी। तो लेकिन अब रिलेटिव्स फिर से बोलने उनको शुरू कर देते हैं, ये मत करो, अबॉर्शन हो जाएगा। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल। पहले 3 महीने में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपका अबॉर्शन नहीं कर सकता, अनटिल एंड अनलेस आप अबॉर्टिव पिल खाओ, ठीक है? आप दौड़ो, आप जिम करो, आप स्विमिंग करो, आप इंटीमेट हो अपने पार्टनर के साथ, आप कुछ भी करो, फर्स्ट 3 मंथ्स आपका अबॉर्शन नहीं करा सकता। द ओनली थिंग दैट कैन कॉज एन अबॉर्शन इज तुम्हारा अंदर का बॉडी सिस्टम। अगर आपके थायराइड लेवल्स बिगड़े हुए हैं, अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, ये चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अगर जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है बेबी में, आप स्मोकिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें कॉज कर सकती हैं अबॉर्शन, नॉट सम एक्सटर्नल फैक्टर। मैं स्कूबा डाइविंग की, आई एज अ डॉक्टर डिड स्कूबा डाइविंग इन 3rd month of my pregnancy, and nobody knows it in my family circle, but it is as safe. ऐसा कुछ भी नहीं होता ओके, फर्स्ट 3 मंथ्स। जैसे जैसे बेली बढ़ती है, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं कि मतलब अब कोई मतलब बिल्कुल ही मुक्के मारना शुरू कर दे, या फिर बहुत ही जोर का हिट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, वो आपके कॉन्ट्रैक्शंस और डिलीवरी को इंस्टिगेट कर सकता है।
But I mean, doing activities, having a active lifestyle cannot cause your abortion at any stage. Rather हम बोलते हैं active रहो. Okay. Until and unless पेशेंट को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, मतलब हम अगर जैसे कईयों का अव्वल नाल नीचे होता है, प्लेसेंटा नीचे होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तब हम बोलते हैं विगरस एक्टिविटी मत करो, लेकिन अपने जो डेली चोर्स हैं जीवन के वो करो. क्योंकि होता क्या है, प्रेगनेंसी में खून आगे ही हाइपरकोएगुलेबल स्टेट में होता है, मतलब उसकी जमने की क्षमता बढ़ जाती है. तो अगर जमा हुआ खून, मतलब बेसिकली वी डोंट वांट पेशेंट टू बी सेडेंटरी, जो प्रेग्नेंट पेशेंट होता है, क्योंकि इट कैन कम टू टेकिंग लाइफ ऑफ द पेशेंट. हम हमेशा कहते हैं बी एक्टिव. बहुत बहुत आई नो इट इज अ वेरी, एक्चुअली गायनोकोलॉजिस्ट की भी गलती नहीं है. होता क्या है कि अगर लगा लीजिए 5th वीक में मेरे पास पेशेंट आ रही है एंड शी वाज डेस्टिन्ड टू हैव अबॉर्शन एट 7th वीक, ठीक है. ये एक्चुअली आई दिस डिलेमा आई फेस बिकॉज पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम आप हम एक्टिव हो सकते हैं 8वें वीक में, अगर इफ दे आर डेस्टिन्ड टू हैव अबॉर्शन दे विल हैव एन अबॉर्शन. एंड लेटर मदर इन लॉ या हस्बैंड आएगा, मैम आपने तो बोला था एक्टिविटी से कुछ नहीं होगा, देखो ये सीढ़ियां चढ़ गई और इसका अबॉर्शन हो गया. आई मीन दैट इज देयर पर्सपेक्टिव, क्योंकि एज ओल्ड समय से वो यही करते आए हैं, बट देयर इज नो साइंटिफिक बैकिंग टू इट. फिर ना पेशेंट को रिलेट करने लगता है, फिर डॉक्टर ये फिर, एंड आई मीन मेनी अ टाइम्स मैं खुद ही सोचती हूँ कि यार मैं, क्योंकि दे आर वेरी वेरी कीन ऑन दिस क्वेश्चन एंड दे आर आस्किंग मी अगेन अगेन, लेट मी जस्ट बी लीनियंट एंड टेल देम ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो, क्योंकि कल को कुछ होगा दे विल ब्लेम मी ओनली. Right. So, I mean, scientifically speaking, research-wise speaking, there is no evidence कि activity करने से abortion होता है. You should be very active. ओके. सो आजकल देखा जाता है कि मिसकैरेज की जो रेट है बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहा है दिन पर दिन. जब लोग, जैसे अभी आपने बोला कि आप लीनियंट हो जाते हैं और लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते हैं, खाने में ध्यान रखते हैं, सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद भी मिसकैरेज हो रहा है. और मिसकैरेज हो जाता है, फिर उसके बाद भी उनको तुरंत रियलाइज नहीं होता, बाद में जाके उनको रियलाइज होता है कि अच्छा इतने दिन हो चुके हैं मिसकैरेज को. ऐसा भी कुछ सिनारियोज में देखा जाता है. Again, I mean, वो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से वो अबॉर्शन हो रहा है. आपके हार्मोन, अगेन हार्मोन लेवल्स, आपके क्या पता थायराइड आपका शूट, मतलब हाइपोथायराइडिज्म हो गया उसकी वजह से अबॉर्शन हो रहा है, या फिर शुगर लेवल्स इतने बढ़ चुके हैं, बेबी का इंसुलिन इतना बढ़ चुका है, हाइपोग्लाइसीमिया बेबी को हो गया उसकी वजह से मिस्ड अबॉर्शन हो रहा है. या अगेन आई मीन हमेशा ऐसा नहीं होता. देखिए अबॉर्शन कब होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल हो जाता है, ठीक है. पूरी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई 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 चल रहा होता है और जो वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है. जैसे ही सप्लाई कट होगी प्रोजेस्टेरॉन की, प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी. और होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता उसको पहले स्पॉटिंग होने लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता वो स्पॉटिंग ब्लीडिंग के रूप में बढ़ जाएगी. पहले पहले स्पॉटिंग से भी पहले ब्राउनिश डिस्चार्ज दिखेगा, Right. फिर स्पॉटिंग, फिर ब्लीडिंग, ऐसे ऐसे कहानी आगे बढ़ती है और पेशेंट रियलाइज करती है कि मेरे को अबॉर्शन हो रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग दिखती है तो एकदम टेंशन में आती है. मिस्ड अबॉर्शन में वो नहीं होता है. कभी कभी यूट्रस डजंट फॉल अपार्ट. जब यूट्रस फॉल अपार्ट नहीं करेगा, टिश्यूज चिपके रहेंगे, तो पेशेंट को मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है. या तो फिर कनाल एकदम क्लोज्ड है, यूट्रस का जो मुंह है वो एकदम क्लोज्ड है, कि अगर ब्लीडिंग है भी अंदर, वो अंदर ही सीमित है, बाहर तुम्हें दिख नहीं रही है. पेशेंट को क्रैम्प्स, ऐसे स्टेज में पेशेंट को क्रैम्प्स होंगे, ब्लीडिंग होगी नहीं लेकिन क्रैम्प्स होंगे. अगर बहुत ही सिवियर केस हो गया है तो वो जो प्रोडक्ट है, जो मतलब फीटस है, बेबी है अंदर, वो इन्फेक्ट हो जाता है, पेशेंट को फीवर आने लगता है. तो दीज आर द सिम्टम्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. और आई मीन इस चीज से बचने का एक ही तरीका है कि सिम्टम आए तो डॉक्टर के पास भागो. और दूसरा, जैसे ही तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, गेट अंडर सम गायनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीड शी विल टेल यू कि इस समय विजिट करना, इस समय विजिट करना. तो इन योर रूटीन चेकअप्स दैट थिंग विल बी डायग्नोस्ड. तो ट्राई सेमेस्टर होता है ये पूरा, राइट? हाँ, दिस इज 1 to 12 वीक्स, फिर 12 to 27, फिर 27 टिल बर्थ.
These are 3 trimesters. ओके, सो अगर कंसीव करने के बाद या तो स्पॉटिंग हो रही है या ब्लड आ रहा है, तो इट इज मेजरली कि अबॉर्शन हो गया है, इज इट लाइक दैट? और किसी कारण से भी हो सकता है कई बार। देखिए, when you are pregnant, bleeding is always a risk factor. मतलब लेकिन हमेशा अबॉर्शन हो गया है और अब तो बेबी रहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ब्लीडिंग इज ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर, ऑलवेज थ्रू आउट प्रेगनेंसी। या तो प्लेसेंटा नीचे है, मतलब यूट्रस के एकदम मुंह पे है, और उसके शेयरिंग ऑफ एक्शन, मतलब क्योंकि देखिए यूट्रस ग्रो होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, टेक्निकल जा रही हूँ मैं, यूट्रस ग्रो होता है, तो प्लेसेंटा जो होता है बेसिकली दिखता है कि वो ऊपर जा रहा है, लेकिन वो उस ग्रोथ के साथ ऊपर ऊपर पहुंचता है, ठीक है। तो उसमें शेयरिंग ऑफ एक्शन हो, मतलब थोड़ा सा सेपरेट होता है, तो उसमें ब्लीडिंग कभी हो सकती है, लेकिन दैट हैज टू बी मॉनिटर्ड अगेन कि मतलब कहीं अबॉर्शन के रूप में तो नहीं जा रहा है। इट शुड नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन। अगर ये कब, व्हेन दिस हैपन्स, अगर यूट्रस के मुंह पे वो प्लेसेंटा लगा हुआ है, क्योंकि जो यूट्रस का जो मुंह होता है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स डजंट ग्रो एज फास्ट एज द यूट्रस, ठीक है। तो अगर वो सर्विक्स के साथ लगा हुआ है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। वो ऊपर मतलब वो ग्रोथ के साथ ऊपर जा नहीं पाए। सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ वेजा, मतलब वजाइना के अंदर जो ओपनिंग होती है, जो यूट्रस जा रही है, दैट इज सर्विक्स, राइट? यूट्रस और सर्विक्स एक यूनिट है विच इज ओपनिंग इनसाइड द वजाइना। ओके, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द यूट्रस एंड सर्विक्स इज देयर क्लोज्ड, पूरे यूनिट को पकड़े हुए, और जो फीटस है, जो बेबी है, वो यूट्रस पे एक जगह चिपका हुआ है, चैनल्स बना रखी हैं कि मदर से पूरी सप्लाई ले ले, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, एवरीथिंग। ओके, सो प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो पहले इज वजाइना, फिर सर्विक्स, उससे हमारा कनेक्टेड है यूट्रस, और यूट्रस के साइड से कनेक्टेड है ओवरीज, इज इट लाइक दैट? यूट्रस के साइड्स पे आएगा आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, हाँ, फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ से आपके लेटरल वॉल, आपके साइड्स के वॉल से आप लिगामेंट पकड़े हुए आते हैं ओवरीज के साथ, जो नीचे के साइड रहती हैं। हाँ, जो यहाँ पे मतलब जो बैठी हुई होती हैं, राइट। और जो आपकी ट्यूब्स हैं वो फ्लो करती हैं ओवरी के ऊपर। तो जब ओवरी से एग आता है, वो जो फेलोपियन ट्यूब्स ऊपर फ्लो कर रही हैं वो कैच कर लेती हैं एग को। एग आता है फेलोपियन ट्यूब में, स्पर्म आता है वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यूट्रस में चले जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसको जाइगोट कहते हैं। वो आ जाता है यूट्रस में, यूट्रस में फिर वो फाइनली चिपक जाता है और पूरी सप्लाई डेवलप करता है। ओके, तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी या लेटर स्टेज में भी कभी एकदम से खांसते में हंसते में यूरिनेशन हो जाता है, राइट? सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट लिगामेंट ओनली, कि लिगामेंट वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो कैसे होता है? देखिए, अब जैसे मैंने बोला कि यूट्रस जैसे जैसे बढ़ेगा वो आगे पीछे जगहों की आगे पीछे ऑर्गन्स की जगह लेगा, ठीक है। तो यूट्रस के अगर हम साइड व्यू ले एक इंसान का, तो सबसे पहले आएगा ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है, फिर आएगा यूट्रस, और फिर आएगा रेक्टम जहाँ से स्टूल्स पास होते हैं। तो जैसे जैसे यूट्रस जगह लेगा, वो ब्लैडर की भी तो जगह लेगा, ब्लैडर को भी तो धक्का देगा, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जब कैपेसिटी कम हो जाती है, पेशेंट को अर्ज ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगी, वो भी। और दूसरा देखा गया है कि अब ब्लैडर यहाँ है, ये चीज बढ़ रही है और इस पे डेंट मार रही है, तो इसकी इनकम्प्लीट वॉइडिंग होती है, मतलब पूरा यूरिन निकल नहीं पाता है। तो पेशेंट हैज टू मेंटेन अ पोजीशन, आगे थोड़ा बेंड करना पड़ता है कि पूरा यूरिन निकले। ऐसे केस में यूरिन जब ब्लैडर में रुक जाता है, तो वो इन्फेक्शन के भी बहुत चांसेस क्रिएट करता है। तो हम बोलते हैं कि डोंट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू पास यूरिन, जब भी आए फ्रीक्वेंटली गो एंड यूरिनेट। ओके, तो अगर प्रेगनेंसी में कोई फ्रीक्वेंटली बार बार यूरिनेशन जा रहा है, तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल। It happens more in first trimester and third trimester. But you have to be aware of symptom also. अगर तुम्हें दर्द हो रही है, अगर तुम्हें जलन हो रही है,
अगर इरिटेशन है यूरिन करते समय तो यूरिन टेस्ट करवाओ, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होने का बहुत चांस होता है और यूरिन इन्फेक्शन से प्री टर्म डिलीवरी, समय से पहले बच्चा होने का भी बहुत टेंशन होता है, तो इसलिए यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। ओके, ये हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर जैसे नीचे गीलापन लग रहा है तो वो यूरिनेशन है या फिर वाटर आ गया, लीकिंग है। राइट? हम ऐसे में पेशेंट को बोलते हैं कि पैड्स, एक पर्टिकुलर टाइप पैड्स के आते हैं, जी। हम प्रिस्क्राइब करते हैं और वो पेशेंट लगा सकती है। वो बेसिकली इसमें लिटमस पेपर होता है, तो पीएच कैच करता है वो, उससे पता चल जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड है या फिर यूरिन है। एक तो वो, और उसका सस्ता तरीका है, हम पेशेंट को पैड दे देंगे, सीधा सैनिटरी नैपकिन, और उस पे हम बोलते हैं देखो कितना क्वांटिटी है, मतलब पूरी एब्जॉर्ब हो रही है क्या। और साथ ही साथ हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखते हैं, जो कि कैलकुलेट करता है कि कितना पानी आगे पीछे है बेबी के। अगर वो हमें दिख रहा है कि वो कम होता जा रहा है, देन वी कैन गेज कि लीकिंग हो रही है, तो इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड। लेकिन पेशेंट को अगर, तो देखिए, अगर फ्रैंक लीकिंग है, मतलब कपड़े भीग रहे हैं और इतना है, तब तो साफ साफ पता चल ही जाता है। अगर थोड़ा सा कम है तो हम मतलब मॉनिटर करते करते आगे बढ़ते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बैग कहीं से लीक कर रहा है और पॉइंट ऑफ एंट्री है उसमें इन्फेक्शन के लिए, तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पे भी रखते हैं कि बेबी को इन्फेक्शन ना हो। ओके, तो जनरली कितना एमएल लिक्विड होता है? इट वेरीज, ये 1 लीटर तक पहुंचता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता, आई मीन इट स्टार्ट्स विद 10 ml और सो, रीचेस टिल 1 लीटर ऑल्सो। तो ऐसे जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, ये आगे जो बैग ऑफ फ्लूइड है ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो जो बेबी होता है वो पूरे टाइम उसी लिक्विड में रहता है, इज इट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो वो लिक्विड की एक प्रोटेक्टेड लेयर होती है बेबी के लिए? आगे पीछे एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक प्लास्टिक का बैग लगा लीजिए, उसके अंदर पानी है, और बेसिकली ये पानी क्या है, ये जो बेबी ब्लड मम्मा से ले रहा है, जो चैनल्स उसने बनाए हैं, है ना, जैसे हम हैं, अगर हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हम यूरिनेट भी तो करते हैं, राइट। है ना। सिमिलरली बेबी जब खाना पानी लेता है वो यूरिनेट भी करता है, वो पानी वो यूरिनेट भी करता है, वो स्वेलो भी करता है, आप समझ रहे हैं। तो दैट इज अ होल सिस्टम। अगर वो पानी कम हो रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि यार ये तो शुरुआत से ही पानी लीकिंग, मतलब सॉरी, एमनियोटिक फ्लूइड कम है, ये भी इंटरप्रेट हम कर सकते हैं कि कहीं बेबी के किडनी में तो नहीं प्रॉब्लम है, कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो स्वेलोइंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इन दोज टर्म्स टेल्स अस अ लॉट अबाउट बेबी ऑल्सो। तो बेसिकली, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इट इज मतलब एक थाली लगा लीजिए आप, उसके अंदर पानी है और बेबी है, बेबी अटैच्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा के साथ, प्लेसेंटा ने आगे चैनल बनाई है मदर के यूट्रस में, और मदर के यूट्रस का ब्लड सप्लाई वो ले रहा है। तो ब्रीथ कैसे करता है बेबी फिर अंदर? ब्रीथ नहीं करता है, लंग्स आर नॉट एक्टिव इनसाइड। ओके। बेबी टेक्स फर्स्ट ब्रेथ व्हेन बेबी इज आउट, मतलब जब डिलीवरी होती है, तो जब एटमॉस्फेयर में आता है, दैट इज द फर्स्ट टाइम बेबी ब्रीथ्स। अदरवाइज सारा जो ऑक्सीजन होता है वो सारा मदर के बॉडी से जा रहा बॉडी से जाता है। ओह, ये चीज जो आप नहीं इनहेल, जब आप इनहेल करते हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन आपके हर ऑर्गन में पहुंच रहा है, वैसे ही यूट्रस में पहुंचेगा, तो बेबी वहीं से एक्वायर करता है। तो लंग्स आर नॉट एक्टिव। Okay. जहाँ पे आई मीन जो आपके एल्वियोलाई होते हैं, वो सबसे पहले खुलते हैं बेबी की फर्स्ट क्राई पे। तभी आपने देखा होगा जब डिलीवरी होते हैं तो डॉक्टर्स आर वेरी हैप्पी व्हेन बेबी इज क्राइंग। राइट। क्यों? क्योंकि हम, दैट इज द फर्स्ट एफर्ट द बेबी मेक्स इन ओपनिंग अप इट्स एल्वियोलाई। मतलब अगर लेमैन देसी भाषा में बोलूं तो फेफड़े खुल जाते हैं। दैट फर्स्ट क्राई मेक्स इट डू दैट। तो जब वो खुल जाते हैं, वी आर हैप्पी कि अब ऑक्सीजन, क्योंकि अब मदर की सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन उसको सिर्फ एक ही रूट से मिलेगा, वो है लंग्स। राइट। तो एल्वियोलाई खुल जाते हैं और वो एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का
शुरू हो जाता। राइट, इसलिए शायद बोलते हैं कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसको रोने देना चाहिए जिससे उसके लंग्स वेरी रॉन्ग, अगेन वेरी रॉन्ग। आप सोच रहे होंगे ये नॉलेज मुझे 2 बच्चों के बाद मिल रही है। एग्जैक्टली, लिटरली ये वाली जो चीज आपने बोली ना हाँ। कि वो बच्चा यूट्रस में ब्रीथ नहीं करता है, ये लिटरली मुझे अभी तक नहीं मालूम थी। हाँ, नहीं करता है। और जो ये है कि रोने देना, आई हैव मेड अ रील ऑन इट एंड आई हर्ड इट माई सेल्फ ऑल्सो एज अ डॉक्टर कि रोने दो, कोई बात नहीं, अच्छा है लंग्स के लिए। देखिए जो स्मॉलेस्ट पार्ट जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है लंग्स में, उसको एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, जब आप फर्स्ट बार रोते हो और प्रॉबेबली आप दे दो लेवरेज, दे दो मतलब पहले 24 आवर्स रुला लो कि आपको लगे कि हाँ एल्वियोलाई खुल रहे हैं। आफ्टर दैट टाइम एल्वियोलाई खुल चुके हैं जितने खुलने थे। बार बार रोने से उसके लंग्स बड़े नहीं हो जाएंगे। फिर तो हम कोविड पेशेंट को बोले बैठ के रो, तुम्हारे लंग्स की एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, यू विल बी आउट ऑफ कोविड। ऐसा नहीं है। जो आपके एल्वियोलाई फर्स्ट क्राई में खुल चुके हैं वो खुले रहेंगे। फॉर अ पर्सन, फॉर अ ह्यूमन, अगर आपको अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, दैट विल हेल्प यू। नॉट एक्सेसिवली क्राइंग, ठीक है, नॉट एक्सेसिवली क्राइंग। अगर एक्सेसिवली क्राइंग से आपके एल्वियोलाई नहीं खुलेंगे, इट इज जस्ट द फर्स्ट टाइम। इट्स अ बिगेस्ट मिथ। हाँ, मतलब कि रोने दो, प्रॉबेबली ये बोला जाता था सो दैट मदर, देखिए जब बेबी होता है इट इज एन इमोशनल रोलर कोस्टर फॉर द फीमेल। ठीक है, तो क्योंकि फीमेल इतनी स्ट्रेस में आ जाती है कि शायद उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो प्रॉबेबली इन आवर ट्रेडिशन, इन आवर सोसाइटी, इट स्टार्टेड ऑफ कि बच्चा रोता है तुम टेंशन नहीं लो, लेकिन अब उसका एक अलग ही टर्न ले लिया है। राइट, Women, I completely agree. Women have also become very lenient and fragile these days. ठीक है, मतलब आधी जनता तो मुझे खुद आके बोलती है मैम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है, पेन नहीं सहना, सिजेरियन कर दो। इट शुड नॉट बी द केस। आई मीन आई सपोर्ट वुमेन इन एंड आउट, बट हाँ हम गलत दिशा में भी जा रहे हैं, वी शुड एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। ओके, ठीक है, तो प्रॉबेबली खैर क्राइम की बात पे आऊँ तो शायद उस चीज को बोल के कि स्ट्रेस ना ले लेडी। और बेबी जब फर्स्ट टाइम ब्रेथ लेता है, इट इज द फर्स्ट टाइम कि वो एयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजर रही है और उसके बाउल में जा रही है। तो जब वो मूवमेंट होती है तो पेट में दर्द होती है बेबी को पहली बार वो, एंड द ओनली रिएक्शन बेबी नोज इज कि रोना है। ठीक है, तो जब भी अगर बेबी रोएगा तो आप रूल आउट करो कि नंबर 1 हंग्री तो नहीं है, भूख तो नहीं लगी, नंबर 2 पेट में गुड़ुम गुड़ुम तो नहीं हो रहा है, गैस तो नहीं है। तभी हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीड कराने के बाद बर्प कराओ कि जो थोड़ी मोड़ी एयर है वो निकल जाए, लेकिन फिर भी रह जाती है, ऐसा नहीं है। तो बेबी रोएगा ही रोएगा, तो उसके लिए स्ट्रेस में मत आओ। एंड हाँ, आई मीन मैं हमेशा गाइड करती हूँ अपने पेशेंट्स को, देयर इज ओनली वन कंडीशन when a baby is crying and you should take stress, that is when baby is not accepting feed. अगर बेबी फीड एक्सेप्ट नहीं कर रहा तब मानो कि कुछ गड़बड़ है, नहीं तो सब हाथ में है। ओके, अब हम इस स्टेज तक तो आ गए कि हमने प्रेगनेंसी सस्टेन कर ली। अब नेक्स्ट स्टेज आता है कि इसको स्टेबल कैसे रखें। तो अब इसको सस्टेन से स्टेबल स्टेज पे कैसे लेके जाएं? देखिए, एक बार अगर 12 वीक्स आपके प्रेगनेंसी के हो गए तो उस स्टेज में क्या होता है कि आपका हार्मोनल प्रोफाइल ठीक चल रहा है एंड यू कैन, आई मीन यू कैन रिलाई ऑन योर ओवरीज डूइंग द जॉब, योर एग डूइंग द जॉब। आप यू आर 100% श्योर कि हार्मोनल प्रोफाइल वैसा बन गया है दैट योर प्रेगनेंसी कैन मूव अहेड। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि अगर स्पॉटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, यूजुअली एज डॉक्टर्स वी गिव प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कि ये सारी प्रेगनेंसी सस्टेन चले। स्टेबिलिटी लाने के लिए अदर देन डाइट एंड लिविंग अ गुड लाइफस्टाइल यू कैन नॉट डू मच। अगर आप डाइट, हाइड्रेशन, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखें, ठीक ठाक एक्टिव रहें, you cannot do much. Don't do something harmful to your body. That is only thing required.
अदरवाइज अगर आप सीधा साधा चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप करोगे तो वो एबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। जनरली डॉक्टर्स कुछ स्पेशल केसेस में कुछ इंजेक्शंस लिखते हैं, या तो आपको उसको अपने स्टमक के ऊपर लगाना होता है या फिर आपको पैर पे लगाना होता है। व्हाट इज दैट इंजेक्शन? ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी कुछ केसेस में वो आगे भी चलता है। वो आपका बेसिकली जिसमें प्रोजेस्टेरॉन बनने की प्रॉब्लम हो या एचसीजी जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन होता है वो बनने की प्रॉब्लम हो, जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना पा रही है, वो हम एक्सटर्नली आपको देते हैं। यूजुअली आईवीएफ केसेस में ये बहुत दिया जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियली वी आर क्रिएटिंग अ सिस्टम इन योर बॉडी कि बॉडी को बता रहे हैं कि अब आप प्रेग्नेंट हो, तो उसके लिए वो हार्मोन्स भी तो वहाँ होने चाहिए। वो हार्मोन्स हम इंजेक्शंस के द्वारा देते हैं। प्रेगनेंसी में जब हम स्टेबल स्टेज पे भी अब आ गए हैं, तो ट्राई सेमेस्टर को एक बार प्लीज आप एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसके बाद डाइट। देखिए, ट्राइमेस्टर बेसिकली 3 भागों में प्रेगनेंसी पीरियड को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 12 वीक्स, फिर 12 टू 27 वीक्स, फिर 27 वीक्स से बर्थ तक। तो ये ट्राइमेस्टर्स आपके हो गए। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपके स्ट्रक्चर बनते हैं बेबी के। फर्स्ट 3 मंथ्स आर क्रूशियल फॉर स्ट्रक्चर। ठीक है, आप बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, हार्ट बनता है, ब्रेन बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। तो उस चीज़ में एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप कौन से ड्रग्स ले रहे हो, कौन से नहीं ले रहे हो, क्योंकि सीधा इम्पैक्ट आपके बेबी के स्ट्रक्चर पे आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रो हो रहा होता है, आपके लिम्स बनते हैं, आपकी बोन में मतलब बेबी के बोन में कैल्शियम डिपोजिशन हो रही होती है, सिस्टम इज ग्रोइंग। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी का फैट सेल्स आने लगते हैं, बेबी का वेट गेन हो रहा होता है। बेबी मतलब द फाइनल टचेस आर गिवन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। सबसे लास्ट जो डेवलप होता है वो लंग्स होते हैं। ओके। तो दैट इज हाउ द ट्राइमेस्टर्स प्रोसीड और बेबी का आगे मतलब ग्रोथ प्रोसीड होता है। ओके। जब प्रेगनेंसी बढ़ती है तो जनरली टमी एरिया पे एक ब्लैक लाइन क्रिएट होती है। व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली लीनिया नाइग्रा। मतलब अगर आप एक नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट देखें, उसमें भी वो हल्की लाइन होती है। ओके। है ना? लेकिन जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, ये पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। ओके। इवन अगर आप देखेंगे, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो मदर के निपल्स होते हैं वो भी डार्क हो जाते हैं, चेहरे पे मिलाज्मा हो जाएगा, पिगमेंट डिपोजिशन हो जाएगी, क्योंकि मेलानिन ज्यादा बनने लग जाता है। ओके। बेबी, अगर आपको मैं एक फन फैक्ट बताती हूँ, जो बेबी जब बॉर्न होता है कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, कलर ब्लाइंडनेस होती है कुछ टाइम तक। ब्लैक एंड वाइट डिफरेंशिएट कर पाता है। अगर आपने न्यूबॉर्न के लिए वो बुक्स देखी होंगी जो आजकल मार्केट में मिलती हैं, वो ब्लैक एंड वाइट होती हैं। क्यों? क्योंकि बेबी के अभी जो कलर के आई सेल्स हैं वो नहीं बने होते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट परसीव करता है। तो अगर जो भी विचेवर बॉडी पोर्शन इज डार्क, दैट विल अट्रैक्ट द बेबी। तो जब बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग होता है तो इट गेट्स अट्रैक्टेड टू द डार्क निपल्स। मतलब तो बॉडी दैट इज अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ प्रेगनेंसी टू हैव दैट पिगमेंटेशन, इंक्रीज ऑफ पिगमेंटेशन। बट इट इज अ नेचर्स वे ऑफ अट्रैक्टिंग द बेबी टू द। पीछे साइंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साइंस तो हमने बोल रखा है, बट नेचर ने पूरा इस तरह से पूरा बना के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हम नए नए इन्वेंशंस करके बोलते हैं देखो साइंस है। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डाइट का सीधा असर क्या पड़ता है बेबी के ऊपर? देखिए, होता क्या, अगर मैं बोलूं कि एक लेडी टेक्निकली कुछ भी खा सकती है प्रेगनेंसी में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिशेस नहीं खानी है, मतलब यू शुड, फिश भी तुम खा सकते हो, सी वाटर फिश खा सकते हो, बट यू शुड नो कि वो कहीं लेड इंटॉक्सिकेटेड सी से तो नहीं आ रही है, सोर्स क्या है उसका। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दैट फैक्टर, क्योंकि अगर लेड आ गया तो बेबी के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। तो हम यूजुअली बोलते हैं, एक तो वो, दूसरा रॉ मीट नहीं खाना है। तो आप मुझे फिर ये बता दीजिए कि एक मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या खाना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हमारी अर्ज बढ़ जाती है कि हमको ये भी खाना है, वो भी खाना है। बिल्कुल बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें नहीं खानी है। और कुछ चीजें पेरेंट्स देते हैं खाने के लिए, बट वो जनरली मदर्स नहीं खाना चाहती। बिल्कुल। देखिए, टेक्निकली आप प्रेगनेंसी में कुछ भी खा सकते हैं। ओके। एक एज अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव, अगर
आपको गोलगप्पे खाने का मन है, आप खाओ। एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड, एवरीथिंग हैज़ टू बी मेजर्ड एंड इन मॉडरेट क्वांटिटी। ओवरडू नहीं करना है चीज़ का। जो आपको चीज़ें मैं आपको पहले बताती हूँ कि क्या नहीं खाना है, ओके, क्योंकि देन यू कैन वो लिस्ट कम है, खाने को बहुत कुछ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना है, ओके, क्योंकि दैट लिस्ट इज शॉर्टर। ओके, एक तो कच्चा मीट, रॉ मीट नहीं खाना है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन, सैल्मोनेला इन्फेक्शन होने का चांस होता है, बेबी को इफेक्ट करेगा। जी, आप अगर फिशेस खा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब सी से अगर आ रही है वो सी फिश है, तो सॉल्ट वाटर फिश है, तो कहीं लेड इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है। तो यूजुअली हम बोलते हैं मत खाओ अभी इस पीरियड में। रॉ एग्स नहीं लेना है, अनपैस्चराइज्ड दूध नहीं लेना है, अगेन इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। ओके, कोई भी विदाउट डॉक्टर्स परमिशन दवाई नहीं लेनी है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, पपाया अगर है वो आप खा सकते हो, उससे अबॉर्शन नहीं होता। अगर आपको पपाया से अबॉर्शन कराना है, आपको 2 बाल्टी पपाया खाना पड़ेगा, रॉ पपाया। अगर आपने 2 बाल्टियाँ खा ली, तो आपका अबॉर्शन शायद हो सकता है, बट दैट इज़ अ मिथ, पपाया से अबॉर्शन नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो नहीं खानी है। अब अगर आप मुझसे जो यूजुअली मुझसे पेशेंट सवाल पूछते हैं कि मैम क्या खाना है? इस चीज़ पे इतना स्ट्रेस आ जाता है कि ये भी खाओ, गोंद के लड्डू खाओ, फलाना-ढिमकाना। नहीं, आई मीन जस्ट जो भी तुम खा रही थी अच्छा हेल्दी खाना वो खाओ। आपका एक एवरेज इंसान को भी के लिए भी ये नसीहत है कि अगर तुम प्लेट में खाना ले रहे हो, मेजॉरिटी शुड बी दाल, चिकन, एग्स, पनीर, सोया, काबुली चना, राजमा, इस ये चीज़ मेजॉरिटी होल्ड करना चाहिए। अगर आपको चावल, आटा सॉरी रोटी ये सब लेना है, इट शुड बी लाइक दिस मच, एक कटोरी कुक्ड चावल इज़ इनफ। सैलेड भर के खाओ। ओके, More the colors in your plate, more I mean better your health is। ओके, ठीक है, जितना भी आप कलर्स इंक्लूड कर सकते हैं। आप फ्रूट फ्रूट अब मैम कौन सा फ्रूट खाएं? देखो, अगर हम तोलने चले, न्यूट्रिफिक वैल्यू सबकी बताने चले, यू विल ऑल्सो टर्न मैड, द गायनोकोलॉजिस्ट विल ऑल्सो टर्न मैड। राइट, इसीलिए एक चीज लेके चलो, डार्कर द कलर ऑफ द फूड, बेटर द दैट फ्रूट इज। ठीक है, ओके, और 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट पर डे इज इनफ। हफ्ते में मतलब एक दिन एक एक फ्रूट लो। एक दिन लीची खा ली, एक दिन पोमेग्रेनेट खा लिया, एक दिन एप्पल, एप्पल खा लिया, एक दिन बेरीज खा ली, एक दिन एवोकाडो खा लिया। बट आई मीन स्मॉल पोर्शन, ऐसा नहीं कि आप पूरा बाउल भर के ही वो खा रहे हो, फिर Right. उतना तुम्हारा कैलोरीज भी जाएंगे, उतना तुम्हारा ग्लूकोज भी बढ़ेगा। एग्जैक्टली, तो एंड आई मीन जैसे मैंने बोला, थाली कैसे होनी चाहिए? मेजॉरिटी शुड बी प्रोटीन, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा फाइबर सैलेड के रूप में। अगर स्वीट्स खाने का मन ही है, थोड़ा सा फ्रूट ले लो। एंड स्वीट शुड बी ऑलवेज बी आफ्टर अ गुड मील। उससे जो आपकी ग्लूकोज स्पाइक है वो इतनी बढ़ती नहीं है, इट्स लिमिटेड। तो वैसे खाने को अप्रोच करो। और प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में रफली आप, अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं, सिर्फ 350 से 500 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा नीड होगी, वो भी 3rd ट्राइमेस्टर में जाके, पहले ओके, नहीं। ओके, ठीक है, तो यूजुअली आजकल टेंशन कुछ और है। टेंशन ये है कि पेशेंट प्रेगनेंसी के नाम पे इतना खाती है कि 20 किलोज वेट गेन हो रहा है, 25 किलोज वेट गेन हो रहा है। उसके बाद अक्यूट बैक एक, उठना मुश्किल, मतलब हर लाइफ इज आई मीन अफेक्टेड बाय बिकॉज ऑफ इट। अगला साल उसके लिए इतना पैथेटिक जाता है। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ, अच्छा खाओ इन मॉडरेशन। अगर आपको नट्स लेने हैं, हाउ मच एवर नट्स फिट इन योर मुट्ठी, ओनली दोज मेनी नट्स। उसमें भी आमंड्स खाओ, ब्लैक रेजिन, वॉलनट्स, ये बहुत अच्छे होते हैं। भिगा के खाना है, सिंपल, भिगो के खाइए, भिगो के खाइए। ओके, लेकिन अब पेशेंट का दूसरा, मैम खजूर खा लें, मैम डेट्स खा लें। मैं आपको इस पे डाइट पे एक किस्सा बताती हूँ। जब पेशेंट आती है ना ओपीडी में यूजुअली, तो वो बोलती है, मैम जूस पी लें? नहीं बच्चे, जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इट बेसिकली जूस क्या होता है? इट इज प्योर शुगर, शुगर, प्योर शुगर। अच्छा जो फ्रूट का पार्ट है वो तो तुमने फेंक ही दिया। बच्चे नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर बहुत मन कर रहा है तो 1 ग्लास पी लेना है, उससे ज्यादा नहीं।
अच्छा मैम कौन सा शुगर कौन सा फ्रूट? तो मैं बेटा अनार का पी ले। अच्छा मैम कौन सा एक तो महाराजा काइंड का आता है और दूसरा आता है। मैं सोचती हूँ अगर तुम इतने प्रिसाइज इतने फिनिकी अगर तुम लाइफस्टाइल को लेके होते जीवन की आधी प्रॉब्लम तुम्हारी सुलझ गई होती। एग्जैक्टली तो आई मीन इट डोंट बीट द बुश बिहाइंड कि ये कैसे करना है इतना इतना मत घुसो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग और मॉडरेशन में लो। द ओनली थिंग अबाउट विच अ गायनाकोलॉजिस्ट इज वरीड कि तुम बीमार नहीं पड़ने चाहिए। मैं हमेशा अपने पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट पोस्ट डिलीवरी या फिर प्रेग्नेंट पेशेंट को एक ही बात बोलती हूँ, देखो मैं तुम्हें जितना पाठ पढ़ा लूँ खाने तुमने जाके गोलगप्पे है ही, तो मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ खाने के लिए, खाओ मॉडरेशन में खाओ, लेकिन तुम्हें बीमार नहीं पड़ना है। अगर तुम्हें पता है कि तुम जहाँ खा रही हो गोलगप्पे चाट पापड़ी तुम्हें कल को लूज मोशन नहीं होंगे, यू आर मोस्ट वेलकम, गो एंड हैव इट इन मॉडरेशन। ओके लेकिन अगर तुम्हें कच्चा पका है कि यार कल को बीमार हो गई, मॉनसून का सीजन है फलाना ये सब, तो मत खाओ। क्यों? क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए मेरे पास 100 एंटीबायोटिक्स है जो मैं उसको दे सकती हूँ, प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए सिर्फ 5 है जिसके विद विच आई कैन प्ले अराउंड। आई डोंट हैव मच एम्यूनेशन विद मी, तो तुम्हें ट्रीट करना विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। एग्जैक्टली ठीक है, बस बीमार मत पड़ो, बाकी सब हैंडल हो जाएगा। ओके बोलते हैं कि नारियल खाओ बच्चा गोरा पैदा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, केसर के साथ भी यही है। केसर का दूध पियो बच्चा गोरा पैदा होगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप अगर वीटिश कॉम्प्लेक्शन के हैं, अगर आप फेयर हैं, अगर आपके हस्बैंड वैसे हैं, तो जो पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप है वही बच्चा भी इनहेरिट करेगा। ओके Because your baby's complexion, your baby's height, it is independent of what you have in pregnancy. It is all genetics. So is, आपके बाल कैसे होंगे बेबी के, it is all genetics. so is it like that कि क्योंकि नारियल की बोलते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होती है। न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं हाई होती है, बेसिकली उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत होते हैं। ओके पोटेशियम मैग्नीशियम ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इट इज एन एक्सीलेंट नेचुरल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसलिए समझा के बोल दिया जाता है कि खा लो। बिल्कुल, अगर मतलब देखिए ना, हैव द लेसर डेविल। अगर बोला जाए कि मैं एप्पल जूस लूं या फिर नारियल लूं, तो मैं एनी डे नारियल बोलूंगी, क्योंकि स्वीटनेस कम है, ग्लूकोज कम है, इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे हैं, तो ले लो। बट आई मीन मतलब कुछ एज एन एंटीडोट लेना है ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ रील्स बना के रखी हुई हैं हाँ? कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो लड़का पैदा होगा और ये सिम्टम्स है तो लड़कियां पैदा होगी। बिल्कुल भी नहीं। अगर पेट तुम्हारा गोल है तो लड़की होगी, अगर तुम्हें बहुत क्या कहते तंग कर रहा है प्रेगनेंसी में तो पक्का लड़का होगा। ये सब, अगर तुम ग्लो कर रही हो बहुत ज्यादा तो लड़का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, नथिंग, नो सिम्टम कैन गिव यू 100% और रादर 50% अश्योरेंस कि जेंडर क्या निकलेगा बेबी का। देहरादून में एक मेडिसिन मिलती है कि अगर आप उसको खा लेते हो ड्यूरिंग स्टार्टिंग डेज हाँ? तो बोला जाता है कि आपको लड़का ही होगा। बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं बिजनेस मॉड्यूल निकाला है उन्होंने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नथिंग कैन गारंटी यू कि लड़का होगा कि लड़की होगी। देखिए एक फीमेल का जो एग होता है उसमें XX क्रोमोसोम होते हैं। एक XY स्पर्म जो होता है उसमें हाफ जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो XY होता है और हाफ XX होता है। अब क्या किसका क्या यूनियन हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसका कंट्रोल किसी पे नहीं है। Exactly. देयर इज अ 50-50% चांस। तो दुनिया की कोई मेडिसिन इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। बिल्कुल। बाय द वे, जो इंडियन सोसाइटी में ये है कि लड़कियों को ब्लेम किया जाता है कि लड़का हो रहा है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़की हो रही है इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ it is मेन। because of men's sperm. I mean, I'm not blaming, but I'm addressing the fact कि sperm का XX या फिर XY वाला कौन सा क्रोमोसोम मिल रहा है, that decides the gender of the baby. एग्जैक्टली बट ये होता है ना कि कई बार
लोग कंटिन्यूस ट्राई करते रहते हैं क्योंकि और उनकी डॉटर्स ही होती चली जाती हैं बिल्कुल और बट ब्लेम आता है कि फीमेल पे बिल्कुल कि तुम ही लड़की पैदा कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत आई मीन अभी भी सोसाइटी में बहुत मैलिस है इस चीज को लेके। कोई nobody can predict it, nobody can assure it। और उधर ही मुझे लगता है कि ऐसे लोग का बिजनेस ज्यादा जाता है जो बोलते हैं हमारी दवाई खा लोगे तो लड़का पैदा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हर चीज का बिजनेस मॉड्यूल मिलेगा आपको। ओके, फूड पे हमने बात किया, हम्म, ये भी बात किया कि किस तरह के फूड्स हमको नहीं खाने चाहिए। हम्म, नाउ अ मेजर रोल इज हाइड्रेशन। हम्म। हाइड्रेशन कैसा होना चाहिए? देखिए, यू शुड हैव 2 to 3 liters ऑफ वाटर। ओके, रादर आई मीन 3 liters इज गुड इनफ, क्योंकि फिर पेशेंट भी अनईजी होती है एज द यूट्रस ग्रोज। तो 3 liters इज गुड इनफ वाटर। ऐसा तो देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट, लेकिन हाँ डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑल वाटर। वो अगर तुमने पानी कम पीना शुरू कर दिया या ऐसे कर रही हो तो फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होने लगेगा। दूसरा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जैसे मैंने आपको समझाया कि चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में, वो भी होने लगेगा। जितना पानी पियोगे उतना फ्लश आउट होगा यूरिन, उतना वो यूरेथ्रा साफ होता जाएगा, उतना चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी कम होता जाएगा। तो यस, अराउंड 3 liters ऑफ वाटर इज गुड इनफ फॉर अ प्रेग्नेंट पेशेंट। कई बार देखा जाता है कि बच्चे की पहले एक हेल्दी ग्रोथ थी और एकदम से एक पॉइंट पे जाके बच्चे की ग्रोथ रुक Stop. जाती है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, फिर कोई पैथोलॉजी कोई प्रॉब्लम होगी लेडी में तभी ऐसा हो रहा है। अगर तो जैसे मैंने आपको इनिशियली समझाया था, अगर हाइपरटेंशन हो, प्री एक्लेम्पसिया जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी में, अगर प्री एक्लेम्पसिया हो, हाइपरटेंशन हो, तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। जब वो श्रिंक हो जाते हैं तो ब्लड का सप्लाई कम होगा, ब्लड का सप्लाई कम होगा, न्यूट्रिशन कम होगा, न्यूट्रिशन कम होगा, बेबी का ग्रोथ नहीं हो राइट, पाएगा। इसको हम बोलते हैं IUGR बेबी, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो ये IUGR बेबी होने लगता है। मतलब 2.5 किलोज इज द नॉर्मल वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि इससे अप एंड बियॉन्ड होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। तो प्री एक्लेम्पसिया इज वन ऑफ द फैक्टर्स। फिर कभी कभी इम्यून रिएक्शंस होते हैं, ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से आई मीन बेबी रिजेक्ट हो रहा होता है। बट आई मीन दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, जो कि IUGR हम देखते हैं, या फिर डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट इज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर। ओके, डायबिटिक पेशेंट को हाइपरटेंशन हो प्रेगनेंसी में, इसके 25% चांसेस लगे रहते हैं। वी आर ऑलवेज ऑन अ लुकआउट कि वो तो नहीं हो रहा है। तो अगर वैसा होगा तो अगेन रिस्ट्रिक्शन होगी, उसकी वजह से बेबी वीक पैदा होता है। या कभी कभी प्लेसेंटा में कैल्सिफिकेशन होने लगती है, वहाँ पे डिपॉजिट्स होने लगते हैं, कैल्सिफिकेशन होने लगती है, जिसकी वजह से अगेन श्रिंकेज ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम, न्यूट्रिशन कम, बेबी का वेट सफर करता है। तो दीज आर द तो रीजन। इसमें क्या वो एम्ब्लिकल कॉर्ड जो होती है वो श्रिंक हो जाती है? इज इट लाइक दैट? देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल आर्टरी और वेन होती है। ओके, तो अगर वो श्रिंक हो गई, आर्टरी और वेन, तो उसकी वजह से तो जो न्यूट्रिशन है वो हैम्पर हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उसकी वजह से ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एक बात है जो कि मिथ है या नहीं पता नहीं, बट जनरली सबको सजेस्ट किया जाता है कि प्रेगनेंसी के समय कुछ अच्छा इन्वायरमेंट रखो, अच्छी फोटोग्राफ्स लगाओ बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा सुनो। तो ये कैसे इम्पैक्ट डालता है? देखिए, बेबी स्टार्ट्स हियरिंग मदर्स वॉइस वे बिफोर डिलीवरी। ओके, तो अराउंड 20 वीक्स में बेबी कैन रिस्पॉन्ड टू मदर्स एक्टिविटीज और ये सब चीज़ें। फिर मदर के हॉर्मोन्स, आई मीन अगर मदर हैप्पी है तो जो बेबी, जो देखिए अगर आप टेंशन में हैं, अगर आपने देखा होगा अगर कोई भी नया बिजनेस खोल रहा है, उसको इतना टेंशन होगा, हाइपरटेंशन का पेशेंट बन जाएगा। करेक्ट। राइट, सिमिलरली अगर एक मदर एंग्शियस रहेगी, हमेशा टेंशन में रहेगी, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन की पेशेंट बनेगी। अगर पेशेंट बने भी नहीं, सेलुलर लेवल पे तो चेंजेस आएंगी ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आगे जाके उसको कभी होगी। तो अगर वो सेलुलर लेवल पे चेंजेस आई तो अगेन बेबी पे भी वो चीजें सब दिखेंगी। तो दैट इज व्हाई वी डोंट वांट अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट फॉर द मदर। ओके, एक तो वो, दूसरा अगर अगर आप म्यूजिक अच्छा, देखिए जितना भी है, म्यूजिक है,
हम बोलते हैं भजन सुनो, है ना? हम बोलते हैं कोई वाणी सुनो, ये सब मतलब सारे भजन कीर्तन व्हाटएवर ये सब सुनो। क्यों? क्योंकि इट गिव्स अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। मेडिटेटिव स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो तो योर स्ट्रेस लेवल्स आर लेस। स्ट्रेस लेवल्स लेस है, कॉर्टिसोल लेस है, हार्मोनल प्रोफाइल ठीक है, सेलुलर लेवल पे यू आर फंक्शनिंग करेक्टली, तो बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये जितना भी मैंने आपको समझाया कि ब्लड वेसल्स का श्रिंकेज होना, ये सब चीजें नहीं होती हैं। ऑफ कोर्स ये तो ऑप्टिमाइज, दिस बिकम्स एन ऑप्टिमाइजिंग इफेक्ट ऑन द बेबी। Okay. Any specific yogas you want to suggest for a healthy baby life? I have a very different point of view for yoga. Yoga is not exercise. Okay. Yoga is basically a spiritual practice. Right. Exercise, जिसको हम exercise बोलते हैं, is a path to achieve that, I mean, that mission, that meditative state. ठीक है? Using yoga for flexibility, yes, you can do it, but it is a preventive medicine. As in, तुम सालों से करते आ रहे हो तो तुम्हें कहीं जाके रिजल्ट दिखेंगे। तुम सडनली सेकंड ट्राइमेस्टर में शुरू हो गए, तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं देने वाला कि अब सब कुछ सफल जाएगा जीवन में। आई वॉन्ट टू टेल द ऑडियंस कि क्योंकि बहुत पेशेंट्स आते हैं कि उन्होंने कुछ एक्सरसाइज की नहीं होती है टू अचीव नॉर्मल प्रेगनेंसी, सडनली दे स्टार्ट डूइंग योगा। कीपिंग दैट थॉट इन योर माइंड, आई वुडंट से कि योगा तुम करो तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट सम ड्रास्टिक रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। ठीक है? योगा एक्सरसाइजेज जो आपको हेल्प कर सकते हैं, बेसिकली क्या होता है कि जब हम, अब योगा बेसिकली आपके लिगामेंट्स को स्ट्रेच करता है, आपके जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ाता है। तो फाइनली हाउ विल इट हेल्प यू कि जब आप डिलीवरी करोगे, जब आप उस पोजीशन में आओगे, स्क्वाटिंग पोजीशन ये सब हो गया, तो उसमें तब आपको दिक्कत नहीं होगी। इट वोंट बी द फर्स्ट टाइम दैट यू विल बी हैविंग दैट पोजीशन। तो बेसिकली आपके पेल्विस को वो स्ट्रेच करता है। Okay. तो जब वो करेगा तो आई मीन व्हाट कैन हेल्प यू इफ यू हैव बीन डूइंग, एक कैट एंड काउ स्ट्रेच होता है योगा में, अगर आप वो करो, अगर आप बटरफ्लाई पोज करो, आई मीन व्हाटएवर ओपन्स अप योर पेल्विस। ठीक है? अगर आप माउंटेन पोज करो, उसमें भी आपका पेल्विस खुलेगा, वो एरिया बेसिकली जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, दैट विल हेल्प यू। हाँ, जिस चीज में आपका कोर यूज होता है, अगर जैसे प्लैंक हो गया, या फिर अगर आप कोबरा पोज कर रहे हो, ये सब चीजें जिसमें कोर यूज होता है, उस चीज में यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी द Shashi. यूट्रस इज ग्रोइंग, हाँ मसल्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो चीजें नहीं आप कर सकते। और ऑफ कोर्स जो आपका आई मीन ब्लड प्रेशर चेंज कर दे, जैसे अब उल्टा वो जहाँ पे हेड एंड नीचे होता है और लेग्स आप ऊपर करते हो, हाँ, वो वाली पोजीशंस आर नॉट इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। Okay. तो ये जिनसे आपका पेल्विस स्ट्रेच होगा, वो योगा पोसेस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। क्यों? क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। Okay. प्रेगनेंसी के समय इंटीमेट होना सेफ? बिल्कुल सेफ है। अगर देखिए, रादर प्रेगनेंसी में अगर आप, हम तो मतलब अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में व्हेन यू वांट कि कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, आने चाहिए, स्पर्म सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं लेबर को। उस स्टेज में थर्ड ट्राइमेस्टर में तब तो हम प्रमोट करते हैं कि इंटिमेट हो जाओ। अदरवाइज पूरी प्रेगनेंसी में देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि आप इंटिमेट नहीं हो सकते पार्टनर के साथ। हाँ, अगर ब्लीडिंग हो रही है, प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, प्लेसेंटा नीचे है, तब कहीं जाके वी विल टेल कि नहीं करो, इट विल बी अनसेफ। रादर उस स्टेज में तो पेशेंट ही इज नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड और अनकंफर्टेबल होती है, अदरवाइज देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जब हमारी फाइनल स्टेज आती है, राइट, आज की तारीख में बोला जाता है कि डॉक्टर्स ने जानबूझ के डॉक्टर्स नेचुरल डिलीवरी नहीं कराते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है। ये कितना सही है? आई वोंट डिनाई इट ऑल्सो। ओके. जो कमर्शियल सेटअप्स हैं, ब्रांडेड कमर्शियल सेटअप्स हैं, दे गिव अ टारगेट कि आपको इतनी डिलीवरी उन्होंने पैकेजेस बना के रखे हुए होते हैं लिटरली।
बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में आपको पैकेजेस रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बेसिक प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम, देखिए, यू थ्रो द मनी, यू विल गेट द सर्विस, ठीक है? बात, एंड आई डोंट डिनाई दैट आल्सो, मतलब व्हेन अ पर्सन कैन अफोर्ड, व्हाई नॉट? अगर तुम्हें डुप्लेक्स रूम चाहिए डिलीवरी के लिए एंड यू कैन अफोर्ड इट, व्हाई नॉट? आई मीन, उस बेचारे की गलती थोड़ी है, वो अमीर है। राइट। तो हाँ, लेकिन इस बात पे पेशेंट को गलत तरीके से भटकाना और सिजेरियन करना इज रॉन्ग, ओके। and no doubt commercial setups are using it as a tool, but these days the change of trend, what is happening these days is, जो इनफैक्ट मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी चार्जेस एंड सिजेरियन चार्जेस आर सेम, ओके। एंड बिलीव मी, अगर आप मेरे को पर्सनली पूछो तो नॉर्मल डिलीवरी शुड बी चार्ज्ड मोर, सिजेरियन शुड बी चार्ज्ड लेस, ओके। क्योंकि सिजेरियन इज वेरी सिंपल, गए, केस किया, बेबी इज आउट, मदर इज ओके, बेबी इज ओके, सब बढ़िया है। नॉर्मल डिलीवरी में जान जाती है, डॉक्टर की भी, पेशेंट की भी। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, वुमेन हैव बिकम सो फ्रेजाइल, मतलब 10 में से आप लगा लो 4 पेशेंट तो मेरे पास आएंगे ही बोलने के लिए कि मैम, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे पेन नहीं सहना, आप करवा लो, कर दो सिजेरियन, देर आर नो इफ्स एंड बट्स, ठीक है? बहुत बार तो मैं ही काउंसिल करती हूँ कि गो फॉर नॉर्मल। दूसरे दिन तुम चलने फिरने लगोगी, नॉर्मल डिलीवरी कराओगी, तो सिजेरियन में हफ्ता 10 दिन तो मतलब you'll have limited एक्टिविटी, तुम्हें दर्द होता रहेगा, ये सब चीजें। नहीं मैम, तब भी नहीं मानते वो, तो ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है। Okay. जो तीसरी चीज हमें कंसिडर करनी चाहिए एज अ गायनोकोलॉजिस्ट, मुझे जो लगता है, आजकल मेडिको लीगल इम्प्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं। देखिए, कोई भी डॉक्टर, ऑल सेड एंड डन, जिसको भी अपना काम चलाना है, नोबडी वांट्स कि माँ को कुछ हो या बेबी को कुछ हो, राइट। ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, आजकल पेशेंट्स भी इतने ओवरबोर्ड हो जाते हैं ना इस बात को लेके कि तुमने पेशेंट को ये कर दिया, वो कर दिया। गायनोकोलॉजिस्ट इज ऑल्सो अ ह्यूमन। वो सेफ प्ले करना चाहते हैं। हाँ, आई मीन माई एफर्ट्स विल बी 100% कि बेबी अच्छा रहे, मदर अच्छी रहे, लेकिन आई मीन एवरीथिंग इज नॉट इन माई हैंड्स, एग्जैक्टली। ठीक है ना? देर विल बी 100 कॉम्प्लिकेशंस। और ये भी चीजें आप देखिए कि पहले 7-8 बच्चे होते थे, 1-2 अबॉर्शन हो गया, है ना, 1-2 बच्चे टीबी से मर गए। अब ऐसा नहीं होता। देर आर हार्डली 2 चिल्ड्रन पीपल हैव गॉट, देर इज हार्डली 1 इशू दे हैव गॉट। उसमें भी अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, पेशेंट इज वेरी वेरी सेंसिटिव। द फर्स्ट थिंग अ पेशेंट विल टेल टू हिज डॉक्टर इज, आपने पहले क्यों नहीं डिसीजन लिया सिजेरियन का? अगर इतना ही नीडेड था कर लेते। राइट। तो डॉक्टर इज ऑल्सो इन अ फिक्स। आजकल पेशेंट ही आके बोलता है, मैम बच्चे की तो हार्ट बीट ठीक नहीं लग रही है, आप कर दो ना सिजेरियन। When you are intruding so much into the management, how can you expect a gynecologist to take a tension-free, free-hand decision कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है या सिजेरियन कराना है? ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आजकल तो जो मैंने ट्रेंड देखा है, क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में से भी बिलोंग करता हूँ, लोग लिटरली आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि कौन से ग्रह नक्षत्र, कौन से दिन, कौन से टाइम पे हम्म और डेट, हम्म दोनों, मतलब एस्ट्रोलॉजी से भी बताओ हम्म और न्यूमरोलॉजी से भी बताओ हम्म कि कौन सा टाइम, कौन सा डेट हम्म पे इस बच्चे को यहाँ लेके आए जिससे इसकी आगे की लाइफ अच्छी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो डेट है, आई मीन मुहूर्त डिलीवरी बहुत होती है, बहुत कि मैम इस टाइम पे डिलीवर करना है, इस डेट पे डिलीवर करना है, होती है। और आई मीन सिजेरियन के अलावा ऑप्शन क्या बचता है? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो आप ये सब चीजें कर नहीं सकते। राइट। पेशेंट का ड्रग्स का पेशेंट पे क्या प्रभाव है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा। तो वेरी मच पॉसिबल। देखिए, कुछ हद तक सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हद तक डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हद तक फाइनेंसेस इंक्लूडेड है। ये सब चीज़ों का मुझे जहाँ तक लगता है तोड़ ये है
patient should always see the team of the gynecologist. क्या उसके पास इतनी अच्छी टीम है कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी? क्योंकि एक गायनाकोलॉजिस्ट उसका अपना भी परिवार है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पेशेंट के बगल में नहीं बैठ सकती। और नंबर 1, नंबर 2, अगर डिलीवरी टाइम बहुत देर तक चला तो I mean there will be set of doctors coming, checking, set of good nurses coming and checking the patient and reporting it to the doctor. तो वो टीम है कि नहीं? क्योंकि it is a very long journey and a very delicate one. तो अगर टीम होगी तो डॉक्टर भी बहुत कॉन्फिडेंट होगा नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करने के लिए। अगर वो टीम नहीं होगी तो डॉक्टर भी लीन करेगा टुवर्ड्स सिजेरियन। एग्जैक्टली। इज देयर एनी वे कि हम नेचुरली लेबर इंड्यूस करा सकें घर पे? देयर आर नो 100% टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन हाँ बोला जाता है कि लेटर स्टेजेस पे अगर आप इंटिमेट हो, जैसे मैंने कहा उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं तो उनकी वजह से लेबर इंड्यूस हो जाता है, या निपल स्टिमुलेशन अगर आप करोगे उसकी वजह से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाती हैं। बट ये 100% इफेक्टिव हो, इट इज़ नॉट, आई मीन इट इज़ नॉट अ स्टैम्प्ड वे ऑफ डूइंग इट। अगर जिसकी लेबर इंड्यूस नहीं हो रही होती है उसको हम फाइनली मेडिकेशंस देते हैं एंड देन पेशेंट गेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और फिर हम डिलीवर करते हैं। ओके। ऐसा भी बोला जाता है कि जनरली लोग इसलिए भी नेचुरल डिलीवरी पे नहीं जाना चाहते क्योंकि उसका एक साइड इफेक्ट आता है वजाइना पे कि वो उसका इनलार्जमेंट हो जाता है एंड लेटर स्टेज पे लोग उतना फिर प्लेजर नहीं ले पाते हैं बिल्कुल। ड्यूरिंग देयर इंटीमेसी। आजकल इवन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी काफ़ी वो इशू होता है कि ब्रेस्ट सैग करने लगते हैं। देखिए नॉर्मल डिलीवरी के ये साइड इफेक्ट नहीं है, आई मीन दैट इज द नेचुरल, आई वुडंट कॉल इट अ साइड इफेक्ट। वजाइनल लूजनिंग होती है, मसल्स इफेक्ट होते हैं। देखिए प्रेगनेंसी इज सच अ हार्ड जर्नी फॉर द मदर, और आई मीन इट यू आर ब्रिंगिंग अप अ न्यू लाइफ, है ना? तो तुम्हारी उतनी एनर्जीज उसमें जाती हैं, तो कल को क्या तुम बोलोगे कि प्रेग्नेंट ही नहीं हो? इट इज, आई मीन, सो एब्सर्ड। राइट। ठीक है, इट हैज टू बी योर पर्सनल डिसीजन। अगर आप प्रेगनेंसी कर रहे हो, दैट इज, देयर आर सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स यू कम अप विद एंड यू टेक दैट कॉल, है ना? यू विल हैव अ फैमिली अहेड, यू विल हैव अ बेबी टू लुक आफ्टर, टू कुछ काफियों को पर्पस मिल जाता है, काफियों को कंपेनियनशिप, तो वो ट्रेड ऑफ आपको करना पड़ेगा। वजाइनल लूजनेस हो जाती है, नो डाउट। मसल्स इफेक्ट होते हैं, पेरिनियम जो कि उस चीज को टाइट रखता है, वहां पे लिवेटर एनाई मसल होता है, वो वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेट द बेबी एंड द होल यूनिट कैरीज, वो वीकनिंग हो जाती है, नो डाउट अबाउट दैट। बट दीज डेज प्रोसीजर्स हैव कम, वजाइनल टाइटनिंग ऑपरेशन हम करते हैं, वजाइनल रिजुवनेशन थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, उससे आप वजाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं। अगर खांसी करने पे यूरिन लीक होता है, उसके प्रोसीजर्स होते हैं, वो कर सकते हैं। पीआरपी इंजेक्शंस दे सकते हैं, लेज़र दे सकते हैं टू हैंडल ऑल ऑफ दैट। न्यूअर साइंस ऑफर्स यू दैट, बट कॉलिंग इट अ साइड इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी रॉन्ग, आई फील। हाँ, ब्रंट तो आता ही है, नो डाउट, बट देन दैट इज योर कॉल टू टेक। नॉर्मली अगर किसी की डिलीवरी होती है तो उसके फायदे क्या हैं? देखिए नॉर्मल डिलीवरी सब नॉर्मल है। आपकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, आप नेक्स्ट डे यू विल बी अप एंड अबाउट, बेबी आपको हैंडल करना है। ये सिजेरियन करोगे, खांसी करोगे, दर्द होगी आपको यहाँ पे, ठीक है? आप सिजेरियन करते वक्त आपको एनेस्थीसिया लग रहा है, उसमें 10 चीज़ें गलत हो सकती हैं। सिजेरियन करते वक्त 10 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, है ना? नॉर्मल डिलीवरी में यू एस्केप ऑल ऑफ दैट। बेबी का डिलीवरी होगा, बेबी वजाइनल ट्रैक्ट से निकलेगा, उसका अपना एक गट फ्लोरा बनेगा क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से का एक्सपोजर होगा बेबी का वजाइना के थ्रू, जो कि सिजेरियन में होता ही नहीं है, बीच यूट्रस से निकाल दिया जाता है वो। प्लस बेबी के जो लंग्स हैं वो अच्छे डेवलप होंगे अगर वो वजाइनल रूट से निकलता है, ठीक है? बेबी के लिए अच्छा, मदर के लिए अच्छा, आई मीन नॉर्मल डिलीवरी
can be the best thing possible for the mother. Cesarean से तो it is all artificial. I mean, very very useful when baby is Complication. suffering, हाँ, या फिर mother is suffering. But unnecessarily करो तो उसके कौन सी pros तो कुछ होगा ही नहीं. राइट. तो of course any day normal delivery is better for the mother and for the baby. बेबी के जो हम निग्लेक्ट करते हैं, यूजुअली हम कंसिडर करते हैं अरे नॉर्मल डिलीवरी तो माँ के लिए बहुत अच्छी है, बेबी के लिए भी उतनी अच्छी है. तो बेबी का लंग्स पूरा मतलब स्क्वीज होके निकलता है, एयरवे अच्छी खुलती है, जो वजाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक्सपोजर अच्छा मिलता है, तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है. राइट. तो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर बोथ मदर एंड बेबी. मिस कैरेज के कितने दिन बाद आप फिर से कंसीव कर सकते हो? देखिए अब वो डिपेंड करता है कि मिसकैरेज किस स्टेट पे हुआ था, किस स्टेज में हुआ था. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज में हम यूजुअली बोलते हैं 2 to 3 मंथ्स का गैप दो. अगर लेटर स्टेजेस में हुआ था तो वैसे वैसे वो गैप हम बढ़ाते जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, लेकिन बॉडी को ब्लड लॉस, हाँ, ब्लड लॉस हुआ होता है, यूट्रस में ट्रॉमा हुआ होता है, यू हैव टू रिकवर फ्रॉम इट. बिगर द ट्रॉमा बिगर द इंटरवल वी से. लेकिन कुछ हार्ड एंड फास्ट हम, और दूसरा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी मदर को चाहिए होती हैं. टू रिकुपरेट दैट हम बोलते हैं कि थोड़ा इंटरवल ले लो. अदरवाइज मतलब ऐसा भी नहीं है कि देर इज सम वेरी वेरी हार्श इफेक्ट ऑन द बेबी और द मदर कि मिसकैरेज के 2 महीने के बाद ही कंसीव कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है. ओके. वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन कि मिस कैरेज के कितने दिन बाद समवन कैन हैव सेक्स और इंटीमेट हो सकते हैं? यू कैन हैव सेक्स एनी टाइम, ओके. उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. यू just that mother, I mean the wife has to be comfortable with it. You can be intimate even in your periods. I mean there is no issue in that. The partner has to be okay with it. Otherwise scientifically कोई भी contraindication नहीं है. हाँ, अब अगर miscarriage हो रहा है, probably she is having uterine cramps, सारा material निकल रहा है, products of conception निकल रहा है, तो she will be uneasy. उस cramps में, उस bleeding में she will feel uneasy. That is the only prohibition. Otherwise तुम नहीं करो, उसमें मतलब there is no contraindication in that. ओके. कौन सी स्टेजेस होती हैं जहाँ पे हम मिसकैरेज जो होता है वहाँ पे मेडिसिन यूज करते हैं या फिर हम कोई प्रोसीजर यूज करते हैं? जब यूजुअली 40 to 60 डेज होते हैं तब हम मेडिकेशन के साथ जाते हैं. ज़्यादा टाइम हो जाता है, मोर देन 90 डेज ऐसा हो जाता है, देन वी गो फॉर सर्जिकल. या फिर अगर मेडिकल पाथवे फेल कर गया है तब हम सर्जिकल पाथवे करते हैं. या फिर कुछ इन्फेक्ट हो गया है एंड वी वांट इट आउट, कुछ प्रोडक्ट रह गया है वो इन्फेक्ट हो गया है, तब हम सर्जिकल पाथवे पे जाते हैं. बेसिकली इट इज स्क्रैपिंग ऑफ द यूट्रस, नथिंग एल्स. तो अदरवाइज फर्स्ट 60 to 90 डेज वी गो विद मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन. सो हमने पूरी जर्नी अंडरस्टैंड करी कि स्टार्टिंग में क्या होगा, फिर ट्राइसेमेस्टर में क्या होगा, सब चीज हमने करा. लास्टली जिस दिन डिलीवरी होना है उस दिन हमको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन, क्या हमको एम्ब्रिकल कॉर्ड और उसका ब्लड सेव करके रखना चाहिए, नहीं कर रखना चाहिए? ठीक है, लास्ट जब आपको पता है कि आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो, क्योंकि अगर आप जा रहे हो तो वो प्लान्ड ही होगा, है ना, जो एब्रप्ट होगा. द ओनली प्लानिंग यू कैन डू इज कीप अ बैग फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स रखो, सैनिटरी नैपकिन रखो, जो कि आजकल इफ़ यू आर गोइंग टू अ बिग सेटअप वो आपको गाउन वगैरह दे ही देते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स दे ही देते हैं. आप अपनी बाथरूम की यूटिलिटीज़ सारी रखो. आप बेबी के, स्पेशली अगर आपको बेबी वेलकम करना है तो बेबी के लिए ब्लैंकेट रखो, बेबी के लिए प्रॉपर कपड़े रखो. क्या बेबी के वो मिटन्स आते हैं, क्योंकि बेबी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता बेबी, तो उसके प्रॉपर हेड कवर होना चाहिए, मिटन्स होने चाहिए, पाँव कवर्ड होने चाहिए, कपड़े प्रॉपर साइज के. यूजुअली एक धारणा होती है कि बेबी तो आउटग्रो हो जाएगा ना, तो 1-2 महीने बड़े ही कपड़े, फिर वो तैरता रहता है उन कपड़ों में. प्लीज़ अवॉइड दैट, क्योंकि उस पे Right. टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता. अगर आपको डायपर्स यूज़ करने हैं तो बेबी के डायपर होने चाहिए. अगर नहीं करने हैं तो वो जो कपड़ा आता है वो रख लीजिए अपने पास.
तो बेबी टॉवल, जो रिसीविंग टॉवल होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी तैयारी और जो मदर की सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी इंश्योरेंस की कॉपी, आपके सारी इन्वेस्टिगेशंस जो हो चुकी हैं वो सब एक प्रॉपरली एक बैग में होनी चाहिए कि जब भी भागना पड़े, एंड दैट शुड हैपन एट द एंट्री ऑफ 9 मंथ्स। ठीक है, जैसे ही आप 37th वीक पे पहुंच रहे हो, आपको ये बैग तैयार रखना है, क्योंकि अब ये स्टेज कभी भी आ सकती है। तो ये तैयारी आपको रखनी है। अदरवाइज मतलब देर इज नॉट एनीथिंग स्पेशल रिक्वायर्ड। हाथ में, हाँ, दूसरा आजकल जो प्रॉब्लम आती है एज डॉक्टर्स, जेल नेल पेंट्स लगाते हैं विच इज परमानेंट, आई मीन टेम्परेरली परमानेंट। तो यू कैन नॉट रिमूव इट विद एसीटोन ऑल्सो। तो हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी होती है। यहाँ पे वो जो कोविड टाइम पे यहाँ सुना पे रखा जाता था ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने के लिए, वी कैन नॉट मॉनिटर दैट अगर हर जगह जेल नेल पेंट लगे हैं। तो ट्राई अवॉइडिंग यूजिंग नेल जेल पेंट्स। नेल पेंट्स। बिल्कुल। इनफैक्ट नॉर्मल नेल पेंट भी, अगर आपको पता है कल आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो, नॉर्मल नेल पेंट भी निकाल के रख दो, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाके वैसे भी लोग आपका निकाल ही देंगे। कीप योर नेल्स ट्रिम्ड। बेबी हैंडल करना है, नेल्स की एजेस से बेबी को लग जाएगी। दूसरी बात, डर्ट इकट्ठी हो जाती है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है, तो बेबी फिर बीमार हो जाता है। तो ये सारे पैरामीटर आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, लास्टली अमेरिकल कॉर्ड। हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली आपको स्टेम सेल बैंकिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनसे कि आप कोई भी सेल बना सकते हो। द प्रिकर्सर ऑफ एवरी सेल, अगर आपकी आंख की सेल है, आपकी नाक की सेल है, कोई भी नर्वस सिस्टम है, दैट अराइजेस फ्रॉम स्टेम सेल। स्पेशली कैंसर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा स्टेम सेल्स यूज होते हैं। वो अब न्यूअर रिसर्च में देखिए, ये जो जितनी भी ये स्टडीज हुई हैं, ये जो जितनी भी साइंस है, अभी इट इज हाफ देयर। इट इज नॉट, मतलब जैसे हम जिस श्योरिटी के साथ कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, या जिस श्योरिटी के साथ हम सर्जरीज करते हैं, साइटोरिडक्टिव सर्जरीज करते हैं, वो पोर्शन ही ट्यूमर को निकाल ही देते हैं, उतना बेनिफिट स्टेम सेल दे, अभी उस मुकाम पे ये साइंस पहुंची नहीं है। लेकिन ये होप है कि आगे 20 years down the line, क्या पता this cell which has a lot of potential might help the patient. ओके, ठीक है, इवन जैसे ब्लड कैंसर हो गया, ये सब हो गया, इट माइट हेल्प द पेशेंट, एंड इट इज, आई मीन, द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री इज ट्रिमेंडस। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ स्टेम सेल होना, और ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल की वो जो थेरेपी होगी दैट विल बी चीप, दैट विल बी इन लैक्स। ठीक है, इफ यू कैन अफोर्ड दैट, if you can afford stem cell प्रिजर्वेशन। preservation at this stage, go with it. मतलब if you can afford it, go with it. लेकिन if you cannot afford it and मतलब ऑलरेडी आपके पॉकेट में होल हो रहा है और आप दुविधा में आए हो कि अब मैं ये करूं या नहीं करूं, तो देखिए हर टेस्ट का रिस्क बेनिफिट रेशियो होता है। राइट। ठीक है, आप तो लाखों स्पेंड कर सकते हो इन्वेस्टिगेशंस पे, कुछ भी करा सकते हो, लेकिन हर चीज़ का रिस्क बेनिफिट रेशियो होता है। उस चीज़ को करने का कितना रिस्क है, उस चीज़ का बेनिफिट कितना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ 1 लाख तो मैं स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के लिए दे ही सकता हूँ, तो वेल एंड गुड, दे दो। आगे बेनिफिट हुआ नहीं हुआ बाद की बात है, लेकिन इतना सोचना क्यों व्हेन यू कैन डू इट। अगर इफ यू आर ऑलरेडी, आई मीन, इफ यू आर फार बियॉन्ड योर लिमिट्स, तब मैं बोलूंगी नहीं भी करो तो इतना, यू आर नॉट शो हार्मिंग। स्टॉपर नहीं, इट्स लाइक दैट। हाँ, एग्जैक्टली, यू आर नॉट हार्मिंग योर बेबी, और ये कोई ऐसा, इट्स नॉट अ वेरी बिग डिसीजन। बिकॉज पास में देखा गया कि कुछ बॉलीवुड के जो लोग थे जिनको कैंसर हुआ था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, वो बाहर जाके स्टेम सेल्स के थ्रू ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इफ यू कैन अफोर्ड इट यू शुड डू इट। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अ रिस्क बेनिफिट रेशियो। एग्जैक्टली। लेकिन नॉट एवरी कैंसर, अब देखिए प्रोबेबिलिटीज पे बात आ जाती है ना। अब कैंसर होगा पेशेंट को, नहीं होगा, इट इज नॉट समथिंग मैंडेटरी। मतलब अगर कैंसर होगा नहीं होगा, तुम्हें बोन मैरो चाहिए कि नहीं चाहिए, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है।
तो दैट इज व्हाई आई एम अगेन इफ यू कैन अफोर्ड इट यू शुड गो विद इट। एंड अभी कुछ उसमें ऐसी डिसीजेज भी ऐड हुई हैं जिसमें कि वो पेरेंट्स को भी ट्रीट कर सकते हैं उस बच्चों के स्टेम सेल्स के थ्रू। बिल्कुल, आई मीन ट्रीट तो नहीं, आई वुडंट से ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, डिजीज का रिग्रेशन हो सकता है, बट अगेन आई मीन यू नीड टू गेट सारे फैक्ट्स इनटू वन प्लेस कि फिर वो चीज में चार्जेस भी उतने आएंगे, एंड इट इज नॉट, आज की डेट में इंश्योरेंस डजंट कवर ऑल ऑफ इट। राइट, वो आपको ठीक है अपने ना? पॉकेट से देना पड़ेगा। पॉकेट से ही देना पड़ेगा। वो जो आप सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं, और वो अभी इंडिया में इतना प्रिवलेंट भी नहीं है। राइट, That is what I'm telling you. It is upcoming science, growing at a very fast rate. Worth a shot if you can afford it. If you cannot, don't be guilty about it. हमने बस इस होप से करा लिया था कि वैसे तो भगवान करे कभी यूज ना आए, बिल्कुल। बट जस्ट इन केस अगर होता हमारे पास वो एक Respect. प्रोबेबिलिटी रहनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल Right. बिल्कुल। तो इस उससे हमने वो करा था। And, आपने कितने years के लिए करवाया? हमने पहले कराया था 10 साल के लिए, हाँ, फिर वो एक्सटेंड एक्सटेंड कराया था, हम्म, और अभी एक बीच में उनको और ऑफर आया था तो हमने इस पे एक लमसम पे करके एंड हमने 50 इयर्स की एज तक का बच्चों का करा दिया है। बढ़िया बढ़िया। एंड फिर से अभी उनको कुछ आया था कि अगर इतना अमाउंट ऑफ दे देते हैं तो लाइफ टाइम हो जाएगा बच्चों का, तो अभी हमने इसको थोड़ा सा आता रहेगा offer हाँ आपको। वो अभी उस पे हमने होल्ड कर दिया कि 50 इयर्स तक तो हो ही गया है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद लेट देम डिसाइड कि उनको करवाना है या नहीं करवाना। 50 इयर्स तक तो हम आजकल सेव करा इनफैक्ट दिया। अल्जाइमर्स पे भी उनका रोल आया है, लेकिन देखिए अगेन आई मीन इट बेनिफिटिव ट्रीटमेंट जो होता है ना, इट इज स्टिल नॉट देयर। इट माइट बी इन नेक्स्ट 10-20 years, बट इट इज स्टिल नॉट देयर। कि मतलब जैसे आप मुझे बोलो ना कि खांसी हो रही है तो मैं अजिथ्रोमाइसिन ले लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा ना, मैं बोलूंगी हाँ। तो वैसे अगर आप मुझे बोलो कैंसर हो गया है, स्टेम सेल काम करेगी ना, मैं नहीं बोल पाऊंगी कि हाँ स्टेम सेल से कैंसर ठीक हो Right. जाएगा। एग्जैक्ट। So it is an upcoming science, it is an upcoming research. It might be there in next 10-20 years. Right now it is not there. राइट। और दूसरी बात, I really don't know about the quality and assurance they provide. जो स्टेम सेल बैंक्स है ना, I mean, -180 डिग्रीज पे शायद उसको अरे बोलते तो कोविड वैक्सीन कर- को वो 10 डिग्री पे रखने की बातें भी करते हैं, लाते फिर वो उस आइस के डब्बे में और लगा देते हैं। और So, I mean, it is, everything is a question mark. I mean, probably there might be some institutions which preserve it very nicely. I don't want to blame them also. लेकिन एंड आई पेड सम एक्स्ट्रा मनी हाँ टू कीप इट इन 2 डिफरेंट सेंटर्स। हाँ, तो एक जो है एक सेंटर पे है, तो और मुझे एक बताइए दूसरे जब सेंटर आपने पे है। ये किया तो were you not assured of the fact that in one center only we have such amazing service कि नहीं, उसमें ये हुआ था कि बाई चांस कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, वो सेंटर डैमेज हो जाता है, हाँ तो वो एक पोर्शन दूसरे सेंटर में शेयर रहेगा। तो इट वाज लाइक ठीक है फ्यूचर वाह वाह तो इट वाज लाइक दैट। बढ़िया। सो उन्होंने वो उसको आधा आधा पोर्शन दोनों जगह प्रिजर्व्ड है। तो they charged extra for it। हाँ, दे चार्ज एक्स्ट्रा फॉर इट फॉर श्योर, बढ़िया। बट ठीक है, इट्स लाइक वो अपने कमर्शियल्स कमा रहे हैं। According to your pocket, you can extend till any level. राइट, मतलब सो इट वाज लाइक जैसे इंश्योरेंस टाइप की। लेकिन जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप ये चीज बोलोगे ना, हाँ, तो क्या होता है कि पेशेंट ना गिल्टी हो जाता है कि यार मैं ये भी नहीं अफोर्ड कर सकता कि अपने बच्चे के लिए, एंड देन दे स्टार्ट कटिंग कॉर्नर्स इन विच दे शुडंट। ठीक है, ओके, तो उस हिसाब से मैं आई डोंट वांट टू प्रोपोगेट इट। नहीं अग्रीड, बट आज की तारीख में क्या है, इसको थोड़ा सा सस्ता कर दिया गया है। जैसे 15,000 रुपीज से इनका पैकेज स्टार्ट हो जाता है, 10 या 15,000 से। तो उसमें क्या है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इसमें, तो 15,000 में अगर आपको 10 साल के लिए या 5 साल के लिए सेव हो रहा है, तो आई गेस कि ये बेरेबल है कॉस्ट। सर मतलब कुछ लोग में नहीं होगा। दिल्ली के सेंटर में 15,000 में सिजेरियन हो रहा है। पीपल, आई मीन है, बिल्कुल है। आई मीन देखिए ना, इफ यू आर गेटिंग एक मतलब एवरेज कॉस्ट में आपको बताती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी या सिसेरियन जब पेशेंट बच्चा डिलीवर करके जाता है, मिनिमम प्राइवेट सेंटर में उसके मिनिमम 60-70 हजार तो कहीं गए ही नहीं। बिल्कुल नहीं गए, ठीक है ना, 60-70 में अगर आप 15 और जोड़ दो, फिर उनके ये अपकमिंग ऑफर जोड़ दो, कहाँ पहुंचेगा एक, आई मीन मिडिल क्लास जो देखिए
when you sent me the message कि मैम हिंदी में रखना हम रखेंगे पॉडकास्ट, जो आपकी मेजॉरिटी जनता जो ये पॉडकास्ट देखेगी ना, इट विल बी मिडिल क्लास. देखो, अगर नॉर्मल डिलीवरी कहीं, नॉर्मल सिजेरियन कहीं भी अगर 1 लाख की होगी, मैं 2 लाख लूंगी, लेकिन बोल के लूंगी, डंके की चोट पे लूंगी, बट नेवर थ्रू धोखा. राइट. I will never propagate something because of a cut. I will charge extra. You will get quality like that. तुम्हें अगर कोई मेरी हर ओपीडी में मैं हर पेशेंट के साथ आधा घंटा, हॉस्पिटल वाले रो रहे होते हैं, मैम पेशेंट की लाइन, मैम छोड़ दो, मैम जल्दी करो. अब तो मैंने बोला दरवाजे के अंदर नहीं आना तुम, अगर मेरी कंसल्टेशन चल रही है तो. आई हैव मतलब मुझे वो इच रहती है कि मुझे ना समझानी है बात पेशेंट को, सो दैट पेशेंट अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ. पेशेंट में भी फील गुड फैक्टर आता है कि डॉक्टर ने हमको इतना टाइम दिया, वो एक रिस्पेक्ट बढ़ता है उसका. हाँ, बढ़ता है, आई एग्री, बट बिलीव मी आफ्टर 10 पेशेंट्स माय हेड इज एकिंग. तो आई मीन व्हाट आई ट्राई डूइंग इज इंक्रीज द रेट कि कम पेशेंट है, नहीं होता फिर. एज अ डॉक्टर आपके पास बहुत सारे चॉइसेस थे, जी. तो व्हाई यू चोज दिस फील्ड, व्हाई यू बिकम अ गायनेक? एक्चुअली माय फादर इज अ डॉक्टर. ओके. तो मैंने हमेशा बचपन से ही देखा अपने डैड को काम करते हुए. ही इज़ अ स्मॉल नर्सिंग होम, तो उनको संभालते हुए पेशेंट्स, और सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है डॉक्टर्स को. सो बिकॉज ऑफ माई पेरेंटल इन्फ्लुएंस, माई ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर. Okay. So because of that parental influence, I think I took MBBS. Gynecology was completely a desire. Basically, I wanted to command. मैं हमेशा कमांड करना चाहती थी जिस भी मैं फील्ड में जाऊं. Okay. मैं किसी के अंडर कभी काम नहीं करना चाहती थी. तीसरा, सारे फील्ड्स में ना देयर इज वो मोरोसनेस होती है, एज इन डेथ, टर्मिनल इलनेस. गायनोकोलॉजी में भी होती है, बट द गुड पार्ट इज जो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड अ गायनोकोलॉजिस्ट, जो गुड न्यूज ये बंदा ये करियर दे सकता है, आई डोंट थिंक वो किसी परिवार को कोई भी डॉक्टर दे सकता है. True. So I really love my job. It has its perks, it has its downside, but I really love it, and that is why I took gynecology. But I never repent this decision of mine. Okay. Probably the first decision I don't repent at all. Okay. Okay. So how was your experience today? Lovely, lovely. I enjoyed talking to you. आपने एकदम एक स्टोरी की तरह एक फ्लो में लिया, and it was very easy for me to convey also. And believe me, आपने you had done excellent research. These are the questions जो हमसे ओपीडी में पेशेंट पूछता है. Right. तो जब मतलब पॉडकास्ट के एंड probably in my next few OPDs अगर कोई प्रेग्नेंट पेशेंट आएगा तो मैं उनको जरूर बोलूंगी ये ये podcast देख लो. हाँ, और मेरे से कम क्वेश्चन पूछो, तुम्हें सारे आंसर यहाँ मिल जाएंगे. राइट. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मैं देख रहा था बीच में आपके कॉल्स भी आ रहे थे, और आपका इतना टाइट शेड्यूल है, बट ट्रस्ट मी, मैं ये चाहता था कि मैं बहुत सिंपल वे में लोगों के पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके जाऊं, क्योंकि जब मैं रिसर्च करने बैठा तो इतना सारा मिसकंसेप्शन है इंटरनेट पे, स्पेशली यूट्यूब पे, कि अगर कोई यूट्यूब पे बैठ के जाके देखना शुरू करेगा ना, तो एक इंसान ए बात कर रहा है, बी इंसान बी बात कर रहा है, बिल्कुल. मतलब अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं. जैसे मैंने आपसे एक वो पूछा था, और अभी आपने भी बताया कि आपकी एक रील जो वायरल गई थी कि एक मतलब कैसे लड़का और लड़की हो सकता है, वो सब चीजें. तो इसलिए मैं चाहता था कि बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक्स डिस्कस हो, बिल्कुल, और बिल्कुल. हम लोगों के बारे में, लोगों की जो भ्रांति है वो क्लियर कर पाए. सो बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मैं देख रहा हूँ आप लेट हो रहे हो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. इस चीज पे मैं, जो आपने मुझे बोला ना कि यूट्यूब वीडियो पे आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन चलती है, Right. आई रियली वांट टू कन्वे टू द ऑडियंस. जब भी कोई देखो इंफॉर्मेटिव वीडियो, देखो, हमेशा देखो जो बोल रहा है उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो बोल रहा है. आजकल हर नथु वगैरह डाइटिशियन बना हुआ है, आजकल हर बंदा योगा टीचर बना हुआ है. यू रियली नीड टू सी कि बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, सर्टिफिकेशंस क्या है. बैकग्राउंड चेक अगर हाँ बिल्कुल, अगर आपको पता है, अगर आपको पता नहीं है कि ये चीज बोलने के लिए इस बंदे के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैठ के गूगल करो. If I have to deliver a baby, what qualifications do I need?
आपको पता लग जाएगा कि क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन इस बंदे के पास होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। कहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी तो नहीं कर रहा, एलोपैथी आयुर्वेदिक तो नहीं कर रहा, है ना? मतलब देखिए, आई ऑलवेज़ जब भी मुझसे कोई पूछता है, पीसीओएस का पेशेंट पूछता है, डाइट बताओ मैम, मैं बहुत ही कैटेगोरिकली बोलती हूँ, देखो मैं आई कैन टेल यू द थ्योरम्स। मैं बैठ के तुम्हारे साथ डेली तुम्हारा डाइट नहीं चार्ट करती, मेरे पास इतना टाइम, एनर्जी नहीं होगा। हायर अ डाइटिशियन इफ यू कैन। राइट। जो तुम आईवीएफ पे 4 लाख बाद में खर्चोगे, उससे अच्छा एक डाइटिशियन कोई 10,000 दे दो। 2 महीने, 3 महीने के बाद खुद ही समझ जाओगे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जिम में इन्वेस्ट कर लो, वर्कआउट कर लो, जो बाद में तुम 4 लाख बैठ के प्रेग्नेंट होने के लिए दे दोगे। सो ऑलवेज़ सी द क्वालिफिकेशन, आस्क हेल्प, अफोर्ड कर सकते हो तो लो हेल्प। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस। थैंक यू सो मच। या